हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। जैसा कि आपसे कहा गया था कि हम लोग लाइट का भी रिवीजन लेके आने वाले हैं, तो यस 30 मिनट्स के अंदर हम लोग लाइट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फटाफट से देख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले लाइट क्या चीज है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हमको चीजों को दिखवाने का काम करती है, यानी ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिससे कि हम चीजों को देख सकते हैं, उसकी शेप, साइज, कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट की कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ये प्रोपेगेट करती है, यानी ये आगे बढ़ती है 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड से वैक्यूम के अंदर। लेकिन यही अगर लाइट किसी और मीडियम में जाएगी, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वहां पर इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। आगे जाकर के हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। इट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर मुख्य बात यह है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का बाउंस बैक होना, यानी एक ओपेक सरफेस पर, स्मूथ शाइनी सरफेस पर अगर लाइट पड़ती है तो वो टेंड करती है, यानी वो इच्छा रखती है रिफ्लेक्ट बैक करने की, यानी बाउंस बैक करने की। लिखा हुआ है पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर एक मिरर है, इसके ऊपर एक लाइट गिरी, इस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट रे। और ऐसा कहते हैं कि जितना एंगल इंसिडेंस का होगा यहां से, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा, यानी जितने एंगल पर लाइट गिरती है उतने ही एंगल से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इस रे का नाम इंसिडेंट रे, इस रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे का नाम यानी ये लाइन का नाम नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ लॉस देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के, जिसके अंदर सबसे पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने वहां पर आपको दो एंगल दिखाए थे, ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, यानी एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा भी 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा तो दूसरा भी 60 डिग्री होगा। दूसरा यहां पर जो लॉ है वो है इंसिडेंट रे, यानी जो रे गिरी थी, रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रे वहां से उठी थी, और तीसरी वाली नॉर्मल, जो कि बीच में लाइन बनी थी एंगल्स को नापने के लिए। ये तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, यानी एक वर्टिकल प्लेन जो आपको दिख रहा था जिसके ऊपर ये तीनों ऑब्जर्व हो रही थी, ये उसी पर हमेशा लाई करती रहती हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं ये इमेजेस क्या होती हैं। देखिए जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वहां इमेजेस बनती हैं। ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट होकर के निकलेंगी, और जहां पर भी ये गिरेंगी उसके बाद से रिफ्लेक्टेड रे बनती है, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी रियली में उसका नाम रियल इमेज होगा, और जहां पर ये वर्चुअली मीट करेंगे यानी जबरदस्ती खींच करके मीट करवाई जाएंगी, वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। आइए देख लेते हैं रियल इमेज का मतलब क्या है। लाइट रेज जहां पर एक्चुअली मीट करती है दैट इज रियल इमेज। लाइट रेज जहां पर एक्चुअली मीट नहीं करती, जबरदस्ती खींच के मीट करवानी पड़ती है, डॉटेड लाइन बना करके, वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। आगे जाकर के देखेंगे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जैसा कि आपके सिलेबस में है, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा साथ साथ आता है। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ साथ आता है। ऑलवेज फॉर्म्स ऑन स्क्रीन लाइक रेटिना, जैसे एक रेटिना नाम की स्क्रीन है जो कि आपकी आंख के बैक साइड पर होती है, वो भी एक तरह की स्क्रीन है, तो वहां पर हमेशा रियल इमेज ही ऑब्टेन होगी। सिनेमा हॉल के अंदर आप जाते हो, बोलते हैं बड़े पर्दे के ऊपर हम किसी मूवी को देखने जा रहे हैं, है ना, सिल्वर स्क्रीन, बिग स्क्रीन, है ना, बॉक्स ऑफिस, ऐसे करके ना कई सारे नाम दिए जाते हैं उसको। तो वहां पर आप जो इमेज देख रहे होते हो दैट इज ऑल्सो रियल इमेज। ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर लाइक इन अ प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर के पास खड़े होते हो जाकर के उसके सामने, तो आपको आपका प्रतिबिंब, आपको आपकी रिफ्लेक्शन अंदर दिखती है, ना कि वो मिरर पर पड़ती हुई दिखती है, वो अंदर की तरफ दिखती है। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आपने कितने तरह के मिरर को पढ़ना है। तो मिरर होते हैं दो तरह के, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल भी इसके आगे से दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आगे जाकर के सभी को हम देखने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है, या आप हो सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े हो और आपका प्रतिबिंब यानी आपकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, शीशे के अंदर बनेगी। अब ये शीशे के अंदर जब बनती है तो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ बनती है, यानी वो प्रॉपर्टीज ये कैरी करती है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। वर्चुअल का मतलब आपको समझ में आया, जो मिरर के अंदर बनने वाली है, यानी मिरर पर नहीं बनेगी, किसी स्क्रीन पर नहीं बनेगी, वो अंदर बनेगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी, जैसे यहां पर आपको इसका हेड ऊपर दिख रहा है तो इमेज में भी हेड ऊपर होगा। यहां पर बॉटम पे इसके फीट है तो यहां पर भी इसके शूज या फीट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी इमेज को इरेक्ट इमेज कहते हैं। सेम साइज इमेज एज द ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। ना मोटी बनेगी, ना पतली बनेगी, ना बड़ी बनेगी, ना छोटी बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की ही इमेज आपको ऑब्टेन होती है। तीसरा है लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए जाकर के और आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया, तो आपका जुड़वा भाई या जुड़वी बहन जो भी अंदर मिरर के होगी वो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेगी, ऐसा दिखता है। अगर यहां पर फिजिक्स वाला सीधा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसी को मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा दिखता है, दैट इज लिटरली इन्वर्टेड।
लास्ट है इमेज दैट इक्वल डिस्टेंस इनसाइड द मिरर, यानी जितने डिस्टेंस पर मिरर से आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर इमेज बनती दिखेगी। यानी 5 मीटर पर अगर आप खड़े हो तो 5 ही मीटर पर इमेज बनती दिखेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग। दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जो कि अंदर की तरफ धंसा होता है और बाहर से पिछली वाली साइड से ये पॉलिश्ड होगा, यानी सिल्वर पॉलिशिंग जो होगी वो बैक साइड पर होगी और लाइट यहां से इंसिडेंट होगी। पढ़ भी सकते हो आप चाहो तो। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards that is faces towards the center of the sphere is called a concave mirror। ऐसी कॉन्वेक्स इसका बिल्कुल उल्टा है। कॉन्वेक्स के अंदर स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror, यानी यहां पर इस जगह पर आप लाइट को डालेंगे और पीछे वाली साइड इसकी पॉलिश्ड होगी, यानी लाइट यहां से डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, और आपको इसके पीछे की तरफ इमेजेस दिखेंगे। आगे जाकर के हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर बहुत कुछ। ओके, तो कुछ रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन करने के लिए, वो रूल्स यूज करके हम लोग इमेजेस को बनाने वाले हैं आगे जाकर के सभी रे डायग्राम्स के अंदर। तो रूल नंबर 1 ये है कि अगर आप लाइट को सीधी डालते हैं तो वो फोकस से जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। इसी तरीके से कॉन्वेक्स के अंदर अगर रूल देखा जाए तो अगर आप पैरेलल डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से बात करती हुई अवे चली जाएगी, फोकस को यूज करती हुई अवे चली जाएगी। तो ये रूल कॉनकेव का और ये रूल कॉन्वेक्स का, रूल नंबर 1। अगर लाइट पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टक्कर खा के फोकस से जाएगी, अगर लाइट पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टक्कर खा के फोकस से जाएगी, यानी फोकस से बात करते हुए निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर फोकस से निकली है तो पैरेलल हो जाएगी। यहां भी ऐसे देख सकते हो आप, अगर फोकस के टुवर्ड्स आई है तो पैरेलल निकल करके जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये दोनों के लिए रूल है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी साथ साथ। आगे चलते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट गिरी है तो टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर भी ऐसा ही। इफ द रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अंदर तो नहीं जाएगी लेकिन यहीं से ही वापस हो जाएगी मिरर से टकरा करके। तो ये था रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कुछ ऐसा है कि जब आप पोल पर लाइट डालेंगे तो जितने एंगल पर लाइट गिरेगी उतने ही एंगल से लाइट उठेगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी टेढ़ा लाइट को डालना पोल पर, जितने एंगल पर गिरेगी उतने से ही उठेगी। और यहां पर भी आप देख सकते हो सेम टू सेम कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही है, जितने एंगल पर गिरी उतने एंगल से उठी। तो दीज वर द 4 रूल्स जिनकी हेल्प से हम सबके सब रे डायग्राम्स को बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के अंदर, उसके बाद कॉन्वेक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला केस आता है कि ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर रखा हुआ, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज निकलती हैं पैरेलल, और पैरेलल रेज के लिए रूल क्या है? रूल ये है कि वो सब कहां से जाएंगी? फोकस से। तो जहां पर भी वो कंबाइन होगी वहीं पर आपको इमेज मिलेगी। नेचर कुछ अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से होगा कि फोकस पर इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटे साइज की बन रही है, पॉइंट साइज एक ही बात है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि भैया मिरर से पहले बन रही है तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। इसको देखने के लिए यहां पर कोई स्क्रीन को रखना पड़ेगा। ये था केस नंबर 1। आगे चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 ये है कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाए, आप देख सकते हैं कि सी से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, इसके हेड से 2 रेज को निकाला गया है। पहली रे को रूल नंबर 1 यूज करते हुए फोकस से निकाला गया है और दूसरी रे को रूल नंबर 3 यूज करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल करके वापस ले आए हैं। जहां पर भी ये मीट कर गई वहीं पर इमेज बन गई, और इमेज आपको कहां दिख रही है? सी और एफ के बीच में दिख रही है। कैसी दिख रही है वो देख लेते हैं हम। तो बनी है बिटवीन सी और एफ के बीच में, डिमिनिश है यानी साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, आप देख सकते हो। रियल है और इन्वर्टेड है, साफ साफ विजिबल है। आगे चलते हैं रूल नंबर केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 यह है कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा जाए तो क्या होगा? बच्चों, सी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, हेड से 2 रे निकाली जा रही है। पहली रे रूल नंबर 1 को यूज करते हुए फोकस से चली गई और दूसरी रे दूसरे रूल को यूज करते हुए फोकस पे गिराई है और पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। जहां दोनों मीट कर जाएंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी, और आप देख सकते हो कि इमेज भी सी पे ही ऑब्टेन हो रही है। आइए देखते हैं इसके भी नेचर को। सी पर इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है, आप चेक कर सकते हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, जो ये डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस भी है, तो सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। चलते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 ये कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया हो, तो देख सकते हैं आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहली रे को हमने सीधा निकाला है, रूल नंबर 1 यूज करते हुए फोकस से गई है, और दूसरे केस में हमने रूल नंबर 3 यूज करते हुए सी से निकालने की कोशिश करिए। तो पहली रे वहां पर टकराएगी मिरर पर और वो सी से जाएगी बिल्कुल सीधी, जहां भी ये मीट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज यहां पर बन रही है सी से बियॉन्ड। आइए देखते हैं क्या है इसका नेचर। तो बियॉन्ड सी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी मिरर से पहले बन रही है और उल्टी बन रही है। इन्वर्ट का मतलब उल्टी बनना।
चलते चलते बात करते हैं हम लोग फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा हुआ है, एफ पर, फोकस पर ही रख दिया ला करके। तो देख सकते हो फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। पहला जो रे निकाला गया इसके अंदर वो पहले रूल को यूज करते हुए सीधा निकाल के फोकस से डाला गया है, और दूसरी जो रे है वो थर्ड रूल को अगेन फॉलो करते हुए सीधी मिरर पर डाली और सी से निकलती हुई दिख रही है आपको। ये दो रेज कभी मीट नहीं करने वाली, ये जा करके इंफिनिटी पे मीट करेंगी, ऐसा बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली। आइए देखते हैं कि इमेज कहां बनेगी। तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट जाके कहां मिलेगी, इंफिनिटी पर मिलेगी। रियली में मिलेगी, इन्वर्टेड होगी क्योंकि सर इसका नीचे जाता जाएगा, तो इन्वर्ट यानी उल्टी इमेज बनेगी। हाईली एनलार्ज बनेगी क्योंकि सर नीचे जा रहा है और पैर यहीं पर ही है। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि बहुत बड़ी इमेज ऑब्टेन होने वाली है। छठवें केस पर चलते हैं। सिक्स्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये थोड़ा सा हट के केस है। हट के कैसे है कि यहां पर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। पहली रे को आपने पी पर डाला, पोल पर डाला, जो कि जितने एंगल पर गिरी उतने एंगल से चली गई। दूसरी आपने सी के लिए डायरेक्ट करवाई, मिरर पर डाल करके पीछे ले गए। दोनों को पीछे आपने कंबाइन करवा दिया। जहां भी ये कंबाइन होगी वहीं पर आपको इमेज मिलेगी। और आप देख सकते हो ये इकलौता ऐसा केस है कनकेव मिरर का जिसके अंदर इमेज मिरर के अंदर बनती है, यानी ये एक वर्चुअल इमेज है। तो देख सकते हैं हम बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर से पीछे बन रही है, एनलार्ज बन रही है, आप देख सकते हो साइज में बड़ी बन रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये केवल ऐसा ही एक केस है जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट भी आपको ऑब्टेन होता है। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर का पहला यूज हेडलाइट्स में देखने में आता है। हेडलाइट में वहां नहीं जहां आगे ग्लास होता है, पीछे की तरफ जहां पर बल्ब लगा होता है। कभी आपने हेडलाइट खुली हुई देखी हो तो वहां पर आपको ऑब्टेन होगा कि इस तरीके से फोकस पर इस बल्ब को रखा जाता है और फोकस से लाइट निकल करके पैरेलल बीम बनाई जाती है। बिल्कुल सेम केस टॉर्च के अंदर भी होता है। टॉर्च में भी आगे वाले कांच की बात नहीं हो रही, जो पीछे जहां पर बल्ब लगा होता है वहां पर कनकेव मिरर यूज हो रहा होता है, पैराबोलिकली हो रहा होता है। वो थोड़ी सी हाई टेक्नोलॉजी है लेकिन यस है वो कॉनकेव ही। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग एक तीसरे केस की जो कि डेंटिस्ट वाला केस है। डेंटिस्ट भी आता है, शेविंग मिरर आता है, मेकअप मिरर आता है। इसके अंदर मैं सब कुछ नहीं ला पाया। डेंटिस्ट किस तरीके से यूज करता है, तो ये सिक्स्थ केस को यूज करता है कॉनकेव मिरर के, जिसके अंदर ये दांत को पोल और फोकस के बीच में रखता है ताकि दांत बड़ा दिखे और उसकी जो भी दिक्कत है, उसकी जो भी परेशानी है वो आपको ठीक ठीक ऑब्जर्व हो जाए और उसका इलाज ढंग से हो जाए। तो सिक्स केस को यूज करता है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला केस, दो ही केस है। पहला केस है इन्फिनिटी का, पैरेलल रेज आ रही हैं, मिरर से टकरा रही हैं और फोकस पर मीट कर रही है वर्चुअली, क्योंकि एक्चुअली में तो चली गई तो वर्चुअल जो मीटिंग है वहां पर वो होगी। फोकस पर मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर लेकिन मीट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंट साइज होगी, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज बहुत छोटी है, तो हाईली डिमिनिश तो होनी ही है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल आएगा, और वर्चुअल का इरेक्ट आपके सिलेबस में वैसे भी है ही है। ठीक है जी। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है। तो देख सकते हो भाई, इन्फिनिटी और पोल के बीच का मतलब यह कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, आप नाप सकते हो उस डिस्टेंस को। पहले वाला डिस्टेंस नापा नहीं जा सकता था, बहुत बड़ा था, इन्फिनिटी था, यहां पर नापा जा सकता है। तो पहली रे सीधी निकाली, जो सीधी निकलेगी फर्स्ट रूल को यूज करती हुई फोकस से बात करती हुई निकल जाएगी, और दूसरा जो आपने यहां पर रे निकाला है वो थर्ड रूल को यूज करते हुए सी की तरफ डायरेक्ट करवाया है, इसलिए रे वापस चली गई और जहां भी ये मीट करेगी वो पी और एफ के बीच में ही होगा। आइए नेचर भी देख लेते हैं। तो नेचर क्या है जी इसका, बिटवीन पी एंड एफ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। डिमिनिश बनती है, साइज में छोटी है, साइज में छोटी बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, आप देख सकते हो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। इरेक्ट आपको साफ दिख रही है, वर्चुअल क्योंकि मिरर के पीछे मीट जबरदस्ती करवा करके बनाई जा रही है। यूजेस कुछ देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। मुख्य यूज इसका रियर व्यू मिरर है, पार्किंग लॉट्स के अंदर भी यूज होता है, ठीक है नहीं। वॉच मिरर्स के अंदर वॉचमैन यूज करता है ऐसे मिरर्स को, ठीक है ना। एक्चुअली में रियर व्यू मिरर में क्यों यूज होता है, क्योंकि एक वाइड एरिया ऑफ व्यू देता है। सारी बातें अपने पास नोट करते जाना, मैं हर चीज यहां पर लिख के नहीं ला पाया, ठीक है ना। आप देख सकते हो रोड व्यू मिरर पूरी रोड का एक व्यू देता है, इस तरीके से स्ट्रीट के ऊपर मिरर्स लगे रहते हैं। तो ये सारी ही स्ट्रीट का एक छोटा सा जिस्ट बना करके दे देगा, क्योंकि ये डिमिनिश इमेज ही हमेशा बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो उल्टी सड़क नहीं दिखने वाली आपको, सड़क सीधी दिखेगी, ट्रैफिक सीधा दिखेगा, लेकिन आपको छोटा दिखेगा और ज्यादा दिख सकता है क्योंकि इसका वाइड एरिया ऑफ व्यू होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। चलते हैं बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के लिए ऑब्वियसली इस 30 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिस तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मूले सारे लेकर के आया हूं आपके लिए एक बार फटाफट से रिवीजन करवाने के लिए। तो मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/u, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है,
V का मतलब होता है इमेज कहां बन रही है, और F का मतलब होता है फोकल लेंथ कितनी है। मोस्टली सेंटीमीटर में होती है, मीटर में भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो सब सेंटीमीटर में हो या सब मीटर में हो तो कोई परेशानी कभी नहीं होने वाली। ऐसे ही मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है, यानी वो छोटी भी हो सकती है और वो बड़ी भी हो सकती है और वो बराबर भी हो सकती है। तो वो m की वैल्यूज पर सब कुछ डिपेंड करेगा। यहां पर एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ही बटा हो भी हम लोग बताते हैं, लेकिन h डैश बटा h ऐसा करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ता है। जैसे पिछला वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा था मिरर फॉर्मूला, वैसे ये भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेशन से समझ में आ सकता है कि भाई कितने हाइट की इमेज का क्या रेशियो बनता है ऑब्जेक्ट की हाइट से। दैट वाज मैग्निफिकेशन। अगर m पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट आता ही आता है। अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलते हैं और बात करते हैं हम लोग लेटर पार्ट की इस चैप्टर के, जो की है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग होना। ये बेंडिंग कब होती है? बेंडिंग तब होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। और ये मीडियम कैसे होने चाहिए? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। आइए पढ़ते हैं द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है? चेंज करती है जब एंटर ऐसा होता है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये कोई अलग मीडियम है, ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ये कोई अलग मीडियम है, ब्लू कलर से दिखा रखा है। तो ब्लैक से आते आते जब ब्लू में जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां का एंगल और यहां के एंगल में फर्क है, लाइट ने बेंड किया है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि जो पेंसिल होगी उसको जब ग्लास में रखा जाता है तो आपको वो टूटी हुई सी ऑब्जर्व होती है। एक्चुअली में ये यहां से जो लाइट निकल के, यहां से जो लाइट रेज निकल करके आ रही होती है, उनकी स्पीड अलग होती है, इवन उनका जो बेंडिंग का एंगल है वो अलग होता है और यहां वाली लाइट का एंगल अलग होता है। इसलिए दोनों अलग अलग ऑब्जर्व हो रहे हैं डिफरेंट इमेजेस के फॉर्म में। चलते हैं आगे, बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 आपके सामने है। लॉ नंबर 1 है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर ये तीनों लाई करेंगी हमेशा। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में हो रहा था सेम केस रिफ्रैक्शन के अंदर भी होगा। दूसरी चीज है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given wavelength and for a given pair of media. This is called Snell's law. Snell law ये कहता है कि जितना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आता है। और ये कांस्टेंट कौन होता है? ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फर्दर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड क्या है, यानी अगर मीडियम ज्यादा डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, इवन उसके अंदर वेवलेंथ भी कम होगी। तो यहां पर जो गिवन वेवलेंथ का एक आपको कंस्ट्रेंट दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है कि भैया वेवलेंथ लाइट की चेंज मत कीजिएगा, यानी रंग लाइट का चेंज मत कीजिएगा। रंग से ही वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफाइन होती है। तो कोई बात नहीं, अगर रंग डिफरेंट कर दिया आपने तो मुड़ने का एंगल भी अलग अलग हो जाएगा लाइट का, सेम मीडियम के अंदर ही। यानी अगर आप मीडियम चेंज करते हो, यानी ये पेयर छेड़ते हो, तो भी एंगल डिफरेंट आएगा रिफ्रैक्शन का, और अगर आप कलर चेंज करते हो तो भी एंगल डिफरेंट आएगा रिफ्रैक्शन का। तो दिस वाज स्नेल्स लॉ। आगे चलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने शब्द आपके सामने यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का सूचक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इस बात की सूचना देता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। और जैसा कि मैंने कहा, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा कम कर देगा, वेवलेंथ को उतना ही ज्यादा कम कर देगा। तो बस इसी चीज की इंडेक्स का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी चीज की वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। टेक्निकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है दो फॉर्म्स के अंदर। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करता है किन्हीं दो मीडियम के बारे में, लेकिन एब्सोल्यूट बात करता है कि पहला मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए, दूसरा मीडियम कोई भी चलेगा। तो जो दूसरा मीडियम कोई भी चलेगा ना, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट देता है। जैसे मैंने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब यह कि लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल पा रहा है? ग्लास का निकल पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऐसे में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे भाई तू एब्सोल्यूट है, क्योंकि तू एयर से लाइट को लेकर के आ रहा है और अपने अंदर उसके लाइट जा रही है, और ऐसी वैक्यूम से लेकर के आ रहा है और अपने अंदर उसके लाइट जा रही है। तो इसलिए उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे एब्सोल्यूट। रिलेटिव कब यूज होगा? जब एयर और वैक्यूम पहले मीडियम नहीं होते। कुछ भी होते हैं लेकिन पहले नहीं होने चाहिए एयर और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम पहला मीडियम है तो एब्सोल्यूट होगा। अगर एयर और वैक्यूम फर्स्ट मीडियम नहीं है, यानी जहां से लाइट आती है दैट इज फर्स्ट मीडियम, वो नहीं हो
तो वो रिलेटिव होगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कांच में से लाइट आ रही है और पानी में जा रही है, तो ऐसे में उसको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, ऐसे में उसको रिलेटिव ही बोलेंगे। और इस तरीके से लिखा जाएगा उसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि जिसमें घुसी है, विद रिस्पेक्ट टू जहां से आ रही है। कहां से रही थी? पानी से आ रही थी, या मान लीजिए कोई भी दो मीडियम आपने लिए, जिसमें से आ रही थी वो बाद में और जिसमें घुस रही है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। आइए पढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, यानी ऊपर मीडियम 1 रखना है, नीचे मीडियम 2 रखना है, उनकी स्पीड्स का मतलब लाइट की स्पीड उनमें क्या होगी, उनके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से डिफाइन करते हैं। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। ऐसी सेम टू सेम एब्सोल्यूट के लिए भी ऊपर रखते हैं एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 × 10⁸, और डिवाइड करते हैं यानी नीचे रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो भी मीडियम के अंदर होगी। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, यानी ऊपर रखा, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नीचे रखा। आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज कैसे कैसे होती है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर, यानी वो इकट्ठी करता लाइट को। कॉन्केव लेंस विच इज डाइवर्जिंग इन नेचर, जो कि डाइवर्ज यानी फैलाता है लाइट को। तो ये किस तरीके से होता है आप देख सकते हो कि रे पैरेलल होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या हुआ कि लाइट आई और फोकस पे मीट कर गई, यानी इसने लाइट को इकट्ठा कर दिया। ऐसे यहां देख सकते हो इसने लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। दिस इज रूल नंबर 1। इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो रूल्स आपको जरूरी पढ़ेंगे, इसलिए रूल्स आपने सीखने हैं। अगर रे पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, रे पैरेलल होगी तो फोकस को यूज करती हुई भाग जाएगी कॉन्केव लेंस के अंदर। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल फोकस पर अगर आपने कभी डाला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां भी देख सकते हो फोकस की तरफ अगर आपने डाला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दोनों में सेम सा ही रूल लग रहा है, लेकिन लेंसेज अलग अलग हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस है नेचर का, इनका बेसिक नेचर का, है ना। ओके, तीसरा है कि अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ऑप्टिकल सेंटर इसको कहना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपने डाला तो सीधी निकल जाएगी। यहां भी देख सकते हो आप ऑप्टिकल सेंटर से डाला तो सीधी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा लाइट रे को, रिफ्रैक्शन नहीं होगी लाइट रे की। ठीक है जी, तो ये 3 रूल ही काफी थे। आइए कॉन्वेक्स लेंस के सारे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अगेन 6 केस है इसके अंदर, 2 केस है कॉन्केव के अंदर। पहला केस आपके सामने है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो क्या होगा। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है यानी बहुत दूर है कहीं, तो लाइट रेज आएंगी सीधी और सबकी सब आके कहां मीट करेंगी, फोकस पर मीट करेंगी। नेचर कुछ इस प्रकार होगा कि फोकस 2 पर मीट हो रहा है, सबका सब बिल्कुल ठीक है। हाईली डिमिनिश है, बहुत छोटे साइज की इमेज मिलेगी आपको, रियल मिलेगी और इन्वर्ट मिलेगी, क्योंकि रियली में रे मीट हो रही है यहां पर, है ना। खींच के जबरदस्ती मीट नहीं करवाई जा रही, रियली में मीट हो रही है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड साथ साथ आएगा। चलते हैं बात करते हैं सेकंड वाले केस की। जब ऑब्जेक्ट हम 2f1 से बियॉन्ड रखेंगे, यहां 2f1 था, इससे बियॉन्ड रखा गया है, 2 रेज निकल रही हैं। पहली सीधी, जो सीधी निकलेगी वो f2 से जाएगी, दिस वाज रूल नंबर 1। और तीसरा रूल यहां पर लगाया गया ऑप्टिकल सेंटर वाला कि सीधी निकल जाएगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। दोनों ही मीट कर रही हैं 2f2 और f2 के बीच में, यानी बियॉन्ड रखेंगे कभी, ठीक है ना। तो 2f2 और f2 के बीच में मीट होगा। आइए देख लेते हैं नेचर को। बिटवीन f2 to f2 के बीच में मीट हो रहा है, डिमिनिश है साइज में। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, बना के देखेंगे पता चलेगा आपको। रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि रियली में मीट हो रहा है और उल्टी भी आपको दिख रही है। चलते हैं और बात करते हैं थर्ड वाले केस की। एक ऑब्जेक्ट जो कि 2f1 पर रखा गया है, देख सकते हैं आप 2 रेज निकाली गई है, पहली सीधी f2 से जाएगी और दूसरी वाली थर्ड रूल को यूज करते हुए सीधी ले गए अनडेविएटेड, ये मीट कर रही है 2f2 पर। सेम साइज होगा इसका, देख सकते हो आप, सेम साइज होगा, 2f2 पर मीट करेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। हाथ से बना करके देखेंगे तभी समझ में आएंगे सारी चीजें। चौथे पर चलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को f1 to f1 के बीच में रखा जाए तब क्या होगा। f1 to f1 के बीच में रखा जाएगा, पहली रे को सीधी फर्स्ट रूल यूज करके लगाया गया, f2 से निकाला गया। फिर तीसरा रूल यूज करके ऑप्टिकल सेंटर से निकाला गया, आप देख सकते हो 2f2 के बियॉन्ड बन रही है और बड़ी भी बन रही है साइज के, है ना। नेचर देख लेते हैं, बियॉन्ड 2f2 बन रही है, ठीक है। एनलार्ज है, देखो साइज में बड़ी है ना, एनलार्ज है, साइज में बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। रियल है और इन्वर्टेड है, चेक कर लो, दिख जाएगा आपको। रूल नंबर 5, केस नंबर 5 के अंदर ऑब्जेक्ट को अगर आपने f1 पर रखा तो पहली रे सीधी जो कि फोकस से जाएगी और दूसरी रे थर्ड वाले रूल को यूज करती हुई अगेन अनडेविएटेड निकल जाएगी। और आप देख सकते हो दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो इन्फिनिटी पर जाकर के मीट करेंगी, है ना। तो इसको ऑब्जर्व करना आपके लिए आसान तो नहीं, क्योंकि गायब हो जाती है इमेज, है ना। लेकिन आपको नेचर तो इस प्रकार लिखना ही पड़ेगा कि वो इन्फिनिटी पर बनी है, ठीक है। हाईली एनलार्ज है, बहुत बड़ी, क्योंकि सर नीचे जा रहा है उसका और पैर यहीं पर ही है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आप देख भी सकते हो सर नीचे जा रहा है, इन्वर्टेड तो होगी होगी, है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग f1 और o के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा।
तो सबसे स्पेशल केस है, अगेन छठवां केस है, सिक्स्थ केस है, तो इंपॉर्टेंट है ही है। जैसा कॉनकेव मिरर में था वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी है। O और F1 के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, पहली रे सीधी, रूल नंबर 1 को यूज करते हुए आपने फोकस से गुजार दी, रूल नंबर 3 को यूज करते हुए आपने ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास करवा दी, तो ये दोनों फैल रही हैं। फैलने देंगे नहीं, हम इसको पीछे खींच लेंगे और जहां पीछे खींचेगी वहीं पर आपको एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होगी। आइए नेचर चेक कर लेते हैं। सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी लेंस की सेम साइड, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड पर आपको इमेज मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। एनलार्ज मिलेगी, देखो बड़ी है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खींच के बनाई गई है तो वर्चुअल तो आएगी और उसका इरेक्ट आपको साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से कॉनकेव लेंस के अंदर भी दो ही केस आते हैं। पहला इन्फिनिटी वाला जिसमें रे सीधी आई है तो भैया फैलेंगी किससे बात करके, फोकस से बात करके। तो एक तरीके से आप इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करोगे डॉटेड लाइंस बना करके और यहां पर ये मीट करती आपको दिखेगी। एट फोकस F1 पर मीटिंग हो रही है इनकी, ठीक बात है। हाईली डिमिनिश साइज में बहुत छोटी है, ठीक बात है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल इसीलिए क्योंकि रियल रे तो ऐसे भाग जाएंगी ना, डेविएट हो जाएंगी ना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, खींच के बनाया गया पीछे। आइए चलते हैं दूसरे केस की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखा जाता है, यानी कहीं पर भी रख दो कोई समस्या नहीं है, जहां मन करे वहां रख दो, लेकिन एक फाइनाइट नापने लायक डिस्टेंस वो होना चाहिए। आपने यहां पर कहीं पर भी रख दिया, पहली रे सीधी निकली तो फैली, फोकस से यूज करके फैली, है ना, तो आपने उसको पीछे खिंचवा दिया। ऐसे ही दूसरी रे को आपने ओ से पास करवाया, जहां ये मीट करेंगी ये हमेशा ओ और F1 के बीच में ही कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो बिटवीन फोकस यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में ही हमेशा मीटिंग होगी, ये गारंटीड है, आप करके देख सकते हो। डिमिनिश होगी साइज में, आप देख सकते हो साइज में छोटी है, साइज में वो भी छोटी थी जैसे पिछले वाला केस था और ये भी छोटी, यानी कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा छोटी ही इमेज बनाता है यार, और वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाता है भाई, ठीक है। लेकिन वो वाला सारी तरीके की इमेजेस बनाता था, ठीक है ना। ओके, लेंस फॉर्मूला की बात हम करते हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला हमने देखा था, सेम टू सेम लेंस फॉर्मूला, बस बीच में वहां प्लस था और यहां माइनस है। 1/v माइनस 1/u है, वहां पर था 1/v प्लस 1/u था, इज इक्वल टू 1/f। अगेन सारे के सारे सेंटीमीटर यहां मीटर में होंगे, यूनिफॉर्मिटी यूनिट्स के अंदर होनी ही चाहिए। मैग्निफिकेशन का सेम फॉर्मूला है बिल्कुल जो बाय डेफिनेशन था, यानी इमेज की हाइट ऊपर, ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे, जो कि उसकी डेफिनेशन से आया। लेकिन यहां पर जो डिराइव्ड फॉर्मूला आया वो अलग है, यहां पर v/u है जो कि आपको पॉजिटिव का लेना है, ठीक है ना। तो ये माइनस नहीं है, यहां पर प्लस आएगा, v/u। m पॉजिटिव होगा तो अगेन वर्चुअल होगा और m नेगेटिव होगा तो अगेन रियल होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल इरेक्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट टॉपिक आता हमारे पास, पावर ऑफ द लेंस। इसका मतलब होता है कि लेंस की डाइवर्ज करने की क्षमता किस वाले की, कॉनकेव की, और लेंस की कन्वर्ज करने की क्षमता किस वाले की, कॉन्वेक्स की, कितनी ज्यादा है, किस डिग्री से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल पावर। पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा मोटा लेंस होगा फोकल लेंथ उतनी ही नजदीक होगी, और जितनी फोकल लेंथ नजदीक होगी लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। आपने देखा होगा मोटे लेंसेज जो होते हैं उनमें आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं, है ना, जिनके नंबर बहुत ज्यादा होता है चश्मे का उनके मोटे मोटे लेंस होते हैं। इसका क्या मतलब है, लेंस को मोटा रखा गया है। मोटा रखा गया क्यों, ताकि उसकी फोकल लेंथ छोटी रहे। छोटी फोकल लेंथ होगी तो पावर ज्यादा मिलेगी। पावर इज 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये पावर वो इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है जो वाट में आपने पढ़ी थी, वो वाला खेल नहीं है। ये डायप्टर के अंदर लिखी जाती है। ऐसा यूनिट क्या लिखा हुआ देखो, डायप्टर, है ना। तो अगर मेरे चश्मे का नंबर ऐसा बोले कि 2.75 है तो ऐसा बोलना चाहिए कि इट इज 2.75 डायप्टर, है ना। तो डी लगाना पड़ेगा आगे, ओके। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करती है पावर कितनी होगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस रिवीजन और कॉन्सेप्ट मैपिंग को कर रहे हैं समाप्त। एक छोटा सा प्यारा सा कोट आपके लिए है कि नथिंग कैन डिम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विदिन। तो लाइट का चैप्टर था, लाइट का कोट है। इसकी हिंदी ये है कि भैया कोई उस आग को बुझा नहीं सकता, वो आग जो आपके अंदर जलनी चाहिए, है ना। जो शाइन आपके अंदर की है उस शाइन को कोई कम नहीं कर सकता। तो इसी अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग करते हैं इस सेशन को समाप्त। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, एक एक करके आपके लिए 30 मिनट्स के वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं। तो उसी कैटेगरी के अंदर आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके लिए फिजिक्स के लिए,
उसको 30 मिनट्स के अंदर फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख जाते हैं और एक क्विक रिवीजन कर जाते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात यहां पर आती है ह्यूमन आई की, क्योंकि चैप्टर का नाम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है, दो भागों के अंदर ये डिवाइडेड है। तो पहले हम ह्यूमन आई की बात करेंगे। तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, आपको पता है सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जिससे कि हम विजन लेते हैं, साइट लेते हैं चीजों की। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। तो आंख आपको पता आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना। ये कुछ पार्ट्स हैं आंखों के जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले बाहर वाला जो पार्ट आता है दैट इज कॉर्निया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्वस ह्यूमर, ये वाला बीच वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो कि आइरिस और प्यूपिल होगा। यहाँ बीच में प्यूपिल दिख रहा है आपको और साइडों में इसके क्या है, आइरिस है, जो कि एक मसल रहता है। आगे जाके इसका फंक्शन भी देख रहे हैं हम। यहां लेंस है और लेंस को दो तरफ से जकड़ा हुआ किसने, सिलरी मसल्स ने। नाम इनका क्या है, सिलरी मसल्स, दोनों तरफ होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर यहां कहीं बीच में होता है, ठीक है। आंखों के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो विट्रस ह्यूमर से भरा होता है। लास्ट में पीछे की तरफ स्क्रीन आती है और एंड में ऑप्टिक नर्व आती है। स्क्रीन का नाम रेटिना है, जिसके पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। फंक्शन आगे सभी के देखेंगे हम। और ऑप्टिक नर्व जो सीधा ब्रेन तक लेकर के जाती है, वो नर्व्स एंड में यहां पर होती है। तो इस तरीके से आप आंख का डायग्राम एक बार फटाफट से देख सकते हो। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई के अंदर, जो कि मैं यहां पर लेकर के आया हूं। सभी का फंक्शन एक बार फटाफट देख लेते हैं। लेंस क्या है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट लेंस है जो कि जेली लाइक फ्लूइड से मिलकर बना होता है, जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला लेंस होता है, जैसा भगवान ने लगाया है। और ये जो चश्मा हम लगा रखे हैं ऊपर, ये एक फिक्स लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आंख के अंदर परमात्मा ने ऐसी चीजें फिट करके दी हैं भैया आपको, कि आप अपनी फोकल लेंथ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जब आप जैसा देखना चाहो वैसा। एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, एक छोटा सा होल होता है आइरिस के अंदर, जिससे लाइट थ्रू होती हुई अंदर जाती है। आइरिस क्या होता है कि कलर डायफ्राम होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। बेसिकली उसका यही काम है, आप देख भी सकते हो। ये बीच में है, वो छेद का नाम प्यूपिल है। दोनों तरफ जो मसल लगा हुआ वो आइरिस है, वो इस छेद को कंट्रोल करेगा। और अमाउंट कितनी लाइट के अंदर जा रही है उसको कंट्रोल प्यूपिल करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉर्निया, तो बाहर का जो मेम्ब्रेन थी फ्रंट पे जो लगी हुई थी, दैट इज कॉर्निया। और वो क्या करती है, डस्ट से और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है हमारी आंख को। आगे चलते हैं, सिलरी मसल्स की बात करते हैं। ये मसल्स वो हैं जो लेंस की पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और एडजस्ट करते रहते हैं उसकी फोकल लेंथ को, जिसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। दूर का देखना चाहता है तो अलग टाइप का लेंस बिहेव करेगा, पास का देखना चाहता है तो अलग टाइप का लेंस बिहेव करेगा। और वो बिहेवियर जो है वो लेंस खुद नहीं कर सकता, सिलरी मसल्स उससे ये बिहेवियर करवाते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर, जो कि स्पेस होता है किसके किसके बीच में, रेटिना और लेंस के बीच का जो स्पेस है वो एक फ्लूइड से भरा होता है, जो कि एक थिक फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड सब तरफ प्रेशर, सब तरफ फोर्स बराबर लगाता है, जिसकी वजह से आंख की शेप जो है वो गोल रहती है। तो गोल, जो गोल शेप आपको आंख की दिखती है, दैट इज ड्यू टू विट्रस ह्यूमर। रेटिना बैक सरफेस पर होती है आंख के, जिसके पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक सेल जो होगा वो कलर सेंसिंग सेल होगा, जिसको कोन सेल कहते हैं। दूसरा इंटेंसिटी सेंसिंग सेल्स होते हैं, जिनको रॉड सेल्स कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब आप कम रोशनी में भी देख पाते हो, कम रोशनी में भी चल पाते हो, तो दिस इज ड्यू टू आपके पास रॉड सेल्स ज्यादा हैं। और जो आप रंग बिरंगी चीजें देख पाते हो वो कोन सेल्स की वजह से हैं। अगर कोन सेल की मात्रा कम होती है तो अधिक रंग दिखाई नहीं पड़ेंगे, और अगर रॉड सेल की मात्रा कम होती है, जैसे कबूतरों के अंदर होती है, तो उनके लिए शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, लेकिन हमारे लिए शाम होते ही पार्टी स्टार्ट होती है ना। चलिए, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है। ऑप्टिक नर्व का काम है कि भैया हम जो भी कुछ देख रहे होते हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बन करके ब्रेन तक जाते हैं, तो उनको ले जाने का जो काम है वो ऑप्टिक नर्व का होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे ह्यूमन आई के। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अकोमोडेट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना, किसको, पावर को। और पावर डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर, और फोकल लेंथ डिपेंड करती है कर्वेचर पर। तो लेंस का कर्वेचर यानी लेंस का मोटा या पतला होना, ये सिलरी मसल्स के हाथ में होता है। लेंस अगर मोटा होगा तो पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पास ही में कन्वर्ज करेगा। अगर लेंस पतला होगा यानी सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे उस टाइम पर, तो कहीं दूर पर जाकर के फोकस होगा, क्योंकि पावर कम हो गई है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई है। तो इस तरीके से दूर का कभी देखना चाहो, पास का कभी देखना चाहो, तो आपको आपके आंख की जो फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट हो जाती है सिलरी मसल्स के हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कभी दूर का साफ देखना चाहो तो भी और पास का साफ देखना चाहो तो भी। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल रिलैक्स होंगे तो लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। और यहां लिखा हुआ है मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस मोटा हो जाएगा। थिन हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर घट जाएगी। थिक होगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। इस हिसाब से पावर जो है वो एडजस्ट होती रहती है दूर का पास का देखने के लिए, ठीक है ना।
तो जब रिलैक्स मसल्स होते हैं तो हमको दूर का सही सही दिखता है, और जब लेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम पास की चीजें जो पढ़ पाते हैं वो आराम से पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो ये दो ही कंडीशंस होती हैं। आगे चलते हैं। फारदेस्ट पॉइंट जो आप देख सकते हो, यानी फार पॉइंट जो होता है हमारी एक ह्यूमन आई का, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। ज्योमेट्री तो ये कहती है ना, इन्फिनिटी तक देख सकता है। दूर दूर के तारे भी आपको दिखाई देते हैं। अब इससे दूर क्या लोगे भैया, उस लाइन ऑफ साइट के अंदर वो तारा ही था जो दिख रहा था आपको। ठीक है ना, बाकी ब्रह्मांड तो वैसे बहुत बड़ा है। तो फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच शॉर्ट साइटेड आई कैन सी क्लियरली फॉर अ नॉर्मल आई, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही होती है और रेटिना पर आकर के फोकस होती है। कुछ इस प्रकार से आप चीजों को देख पाते हैं। ठीक है ना, तो दूर का दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नियर पॉइंट की बात करते हैं। नियर पॉइंट का मतलब जो आप पास का पढ़ना चाहते हो, तो पास से पास अगर आप आंखों को हेल्दी रखना चाहो और लंबे टाइम तक आंखों को ठीक ठीक चलाना चाहो, तो 25 सेंटीमीटर पर आपको रख के पढ़ना चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहो। ठीक है ना, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई मैगजीन हो, चाहे आपकी कोर्स की किताबें हो, या कुछ भी हो, आपको उसको 25 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो आंखों के ऊपर जोर कम पड़ेगा। नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ लॉन्ग साइटेड आई कैन सी क्लियरली फॉर अ नॉर्मल आई, नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। देखो साफ साफ लिखा हुआ, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने हमको बताया है, हम आपको आगे बता रहे हैं इस बात में। ठीक है ना, ये पास में जो पॉइंट है, आंख के पास में जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पर होगा, यहीं से लाइट निकलेगी और रेटिना पर फोकस होनी चाहिए, जिसके लिए लेंस को मोटा होना पड़ेगा। इससे ज्यादा मोटा अगर हो जाएगा तो आंख का लेंस वीक हो सकता है, यानी सिलरी मसल्स वीक हो सकते हैं, तो दिक्कत आ सकती है आई साइट के अंदर। इसीलिए 25 सेंटीमीटर पर रख करके चीजों को पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो भैया अब आंखों की केयर अगर ठीक से नहीं करी है ना, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं गया, अगर आंखों को रेस्ट प्रॉपर नहीं दिया, तो ये एक सब दिक्कतें देखने में आती हैं जो यहां पर लिखी हुई है। इनमें से 3 दिक्कतें जो बहुत मेन है। पहली वाली मायोपिया। मायोपिया होती है दूर का धुंधलापन। जैसे मुझे ये जो चश्मा मैंने लगा रखा है, अगर हटा दूंगा तो दूर का धुंधलापन आ जाएगा मुझको। ठीक है ना, तो दैट इज मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बड़े लोगों में होता है, उनको पास का धुंधलापन दिखता है, मतलब पास से पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे दूर रख करके पढ़ते हैं वो चीजों को, अरे फोन को ऐसे पकड़ के पढ़ते हैं वो, है ना, तो दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। फिर आता है प्रेस बायोपिया, ये और ज्यादा बुढ़ापे में होता है, 60 प्लस 65 प्लस में जाकर के, जब दोनों ही नहीं दिखाई देते, या फिर दोनों में से कोई एक चीज डोमिनेंट हो जाएगी, या तो मायोपिया ज्यादा हो जाएगा, या हाइपरमेट्रोपिया मोस्टली देखने में आता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी इसका दूसरा नाम है। कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। आपने सुना होगा भाई मोतिया हो गया आंख के अंदर, तो भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। आंख का लेंस व्हाइट हो जाता है प्रोटीन जमने के कारण। ये किस वजह से होता है, क्यों होता है, एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशंस तो नहीं पता, लेकिन ये हो किसी को भी सकता है और किसी भी एज में सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। अस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अस्टिग्मेटिज्म होता है कि आंखें एक चीज पर लगातार फोकस नहीं रह पाती, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस एक साथ पर फोकस नहीं कर सकता, जिसको भी अस्टिग्मेटिज्म की दिक्कत होगी, तो सिलेंड्रिकल लेंसेज लगा करके इसका इलाज किया जाता है। एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मायोपिया की। मायोपिया यानी दूर का धुंधलापन, यानी पास का ठीक दिखना, शॉर्ट साइटेडनेस। जब एक पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट साफ दिखते हैं लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखता, उसी को मायोपिया कहते हैं। ठीक है ना, इमेज कहां फॉर्म होती है, अभी दिखा दूंगा। इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है, क्योंकि लेंस तगड़ा हो जाता है। ठीक है ना, इसके कॉजेस क्या क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी लेंस मोटा हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है सिलरी मसल्स की। इतना लोड डाला बचपन में आंखों पर कि भैया आंखों का जो लेंस था वो मोटा ही होकर रह गया, अब वो रिलैक्स ही नहीं होता, ऐसा वाला सीन है ये। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल का मतलब है आंख की आईबॉल मोटी हो जाना, होता है ऐसा, जन्म से होता है, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता कि रात को सोया तो आंखें छोटी थी, सुबह उठा तो मोटी आंख हो गया, ऐसा नहीं होता। इलोंगेशन का मतलब है आई बॉल का खिंच जाना। तो ये खिंचती कैसे है, जन्म से हो सकती है, कॉन्जिनेंटल डिसीज हो सकता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो भैया देखो, नॉर्मल आई है तो बनेगी, ठीक है ना, और मायोपिक आई होगी तो उससे थोड़ा पहले बन जाएगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ठीक है ना, और करेक्शन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, यहां पर कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा पहले से ही इसको फैला करके दे, क्योंकि लेंस तगड़ा हो गया है, लेंस की पावर बढ़ गई है, उसकी पावर को घटाने के लिए उसके अपोजिट नेचर का लेंस यहां कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि पास का धुंधलापन दिखना, दूर की चीजें साफ दिखना। लिखा हुआ है यहां पर, व्हेन अ पर्सन कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का साफ दिखता है लेकिन नजदीक का साफ नहीं दिखता, जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिखते। क्यों होता है ये होता है डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की पावर घट गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है। तो ऐसे में जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी। इस बार पहले रेटिना से पहले ही बन जाती थी, अब रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना पे कभी नहीं बनती। अगर बनती होती तो दिक्कत क्यों होती, डिक्रीज इन द पावर ऑफ द आई लेंस, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, आंखें छोटी छोटी अगर होंगी, साइज में छोटी होंगी तो भी ये दिक्कत आ सकती है, तो जन्मजात दिक्कत ये हो सकती है किसी को भी। ठीक है जी, तो देखो पास से लाइट आ रही है तो कन्वर्ज होके कहां, नॉर्मल आई पर तो रेटिना पे बनेगी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई जो होगी
वो पास से फोकस रेटिना पर नहीं कर पाएगी, क्योंकि पावर घट गई है तो कहीं दूर जाके कन्वर्ज करेगी, तो रेटिना के पीछे कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर आपने करेक्टिव लेंस लगा दिया आगे, यानी कॉन्वेक्स के आगे कॉन्वेक्स लगा दिया, तो अब ये प्रॉपरली कहां, रेटिना पर ही आपको दिख रही है। ये डायग्राम्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया क्या, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई इन विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। बुढ़ापे की वजह से ये होता है। लेंसेज जो सिलरी मसल है वो वीक हो जाते हैं, जिससे लेंस जो है वो ना तो पास की चीज पे फोकस कर पाता है, ना दूर की चीज पे फोकस कर पाता है, यानी दोनों को ही सही सही से नहीं देख पाता, धुंधलापन दोनों जगह पर आ जाता है। डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, धीरे धीरे मसल जो है वो वीक होते जाते हैं। बुढ़ापा ऐसा ही है भाई, है ना। कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। बात करते हैं कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट मैंने आपको बताया मोतियाबिंद, जिसके अंदर आंख का लेंस दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना, व्हाइटिशनेस आ जाती है आंख के लेंस पर, और टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। पढ़ लेते हैं। व्हेन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, मिल्की और क्लाउडी हो जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा। दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या तो एक आंख से अंधा हो जाएगा, या हो सकता है दोनों आंखों से वो अंधा हो जाए, ऐसा हो सकता है अगर कैटरैक्ट बढ़ गया तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्लियर लेंस है नॉर्मल आई का, और जो कैटरैक्ट वाली आंख होगी उसका लेंस जो होगा वो थोड़ा सा क्लाउडी होगा, धुंधला होगा, थोड़ा सा व्हाइटिशनेस होगी। ये प्रोटीन जमने के कारण होता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं। जब एक पर्सन दोनों हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइनें और ऐसी लाइनों पर इकट्ठा फोकस नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को अस्टिग्मेटिज्म की दिक्कत है। एट द सेम टाइम द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में वो चीजों को देख पाएगा, वो 3D ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं उस पर पोजीशन कर पाता अपनी आंखों को। इट इज ड्यू टू इरेगुलरली शेप्ड कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस, या तो लेंस भुरा हुआ है, स्मूथ लेंस नहीं है, या फिर कॉर्निया जो है वो डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड का मतलब कहीं हो सकता है चोट लग के ऐसा हो गया, हो सकता है जन्म जाता ऐसा हो गया, हो सकता है किसी दवाई का साइड इफेक्ट ऐसा हो गया जिस वजह से कॉर्निया उबड़ खाबड़ है, कॉर्निया स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ अगर होगा तो ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म की। आगे चलते हैं। अब ह्यूमन आई वाली बातें होती हैं खत्म, हम लोग अब चलते हैं कलरफुल वर्ल्ड की तरफ। तो कलरफुल वर्ल्ड के अंदर हमको प्रिज्म पढ़ना है सबसे पहले। तो प्रिज्म के अंदर सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है देख लेते हैं। इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस, दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और बीच में और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेस होते हैं इस तरीके से, और एक नीचे होता है। प्रिज्म आप सभी ने देखा हुआ कैसा होता है। तो ये सर्फेस आपस में इंक्लाइंड होते हैं, मोस्टली 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। जैसे यहां पर आपको रेड दिख रही है तो रेड ही लाइट है, बस बाकी लाइट कोई नहीं डाली, ठीक है ना। तो आपने प्रिज्म का डायग्राम दो जगह पर पढ़ना है, पहला मोनोक्रोमेटिक के लिए, दूसरा व्हाइट लाइट के लिए। प्रिज्म पर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो क्या होगा अभी देखते हैं। उसके बाद व्हाइट लाइट डालेंगे तो डिस्पर्जन होता है, यानी वो 7 रंगों में बट जाती है, जिससे कि आपको इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देता है। वो सारी बातें अभी करने वाले हैं हम। चलते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले कि भैया ये आपका प्रिज्म है, इस पर आपने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, इस लाइट को बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे। जो आती है जो गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये जो आगे अंदर आके मुड़ी है, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इसका मुड़ना तय है, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद जब ये रिफ्रैक्टेड रे फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे मुड़ती है, यानी एयर में जा रही है तो अवे मुड़ेगी, तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो ये वाली हो गई इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। और इसी के साथ ये जो बन रहा है ये नॉर्मल है। ऐसे यहां पर ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां जो बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ। और एक नॉर्मल यहां पर भी बनाएंगे और एक एंगल यहां भी दिखाएंगे, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, जो इमरजेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपने एक एंगल और यहां पर पढ़ना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भटकन का एंगल और इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हुआ क्या कि लाइट जो ऐसे जा रही थी सीधी, ठीक है ना, ये जो लाइट ऐसे सीधी जा रही थी वो अपने मार्ग से 2 बार भटकी है। ऐसे जाती लाइट पहले ऐसे हुई और फिर ऐसे हो गई, है ना। अब ये जो नीचे की तरफ हुई है उसको भी पीछे एक्सटेंड किया और इस वाली को आगे एक्सटेंड किया। इनके बीच में जो ये एंगल ऑब्टेन हुआ है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इससे डेविएट हो गई है, इस एंगल से डेविएट हो गई है इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे। और एक एंगल ये और कॉमन है बड़ा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सबके नाम आए हुए हैं साइड में, आप देख सकते हो। एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे ऊपर है, एंगल ऑफ डेविएशन डी वाला ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे को मिला के बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस। ये मैंने आपको पहले दिखाई दिया। चलते हैं आगे, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो भैया ऐसा सन से हमें जो लाइट मिलती है दैट इज एक्चुअली व्हाइट लाइट। हमें लगता है धूप पीली है, पीली धूप नहीं है, और ना ही सन में कोई आग जल रही है जो वहां से पीली धूप आएगी।
सन तो एक व्हाइट स्टार जैसा है, अगर आप उसको मून के सरफेस से देखोगे तो यहां से वो पीला इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे यहां पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से होता हुआ स्कैटर होता हुआ वो लाइट आती है, इसलिए हमको पीला दिखता है। अदरवाइज वो एक व्हाइट तारा है। ठीक है, तो व्हाइट तारा है तो व्हाइट लाइट आएगी, और व्हाइट लाइट इन सब रंगों से मिलकर बनी हुई है, इवन इन सब फ्रीक्वेंसीज, इन सब वेवलेंथ से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बातें, लेकिन बस मैं ले आया इस चीज को आपको बताने के लिए। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडार, ठीक है, शॉर्ट वेव्स, और ये सब की सब जो वेव्स होती हैं ये सब कहां से आ रही हैं? ये सब की सब सन से आती है। आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन नेचुरली कहां से आ रही हैं? सन से आ रही हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्पर्जन की। ये डिस्पर्जन क्या होता है? तो डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डाल के 7 रंगों में बांट देना। आप इस बात को जानते हो कि जो सनलाइट है या जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों का मिश्रण है, और उसको जब भी हम प्रिज्म पर डालेंगे तो प्रिज्म के लिए हर वेवलेंथ अलग अलग है, हर वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो वो उसको सबको अलग अलग ट्रीट करेगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से, और सबका रिफ्रैक्टिव एंगल जो बनाएगा वो अलग अलग बनाएगा। इसलिए ये होता है कि भैया यहां पर आपने एक व्हाइट लाइट डाली प्रिज्म पर तो ये बट जाएगी 7 रंगों में। यहां पर आपको 2 दिख रहे हैं, ऊपर रेड और नीचे वायलेट, और यही बाहर आकर के निकलेगी, तो आपको क्या दिखता है? आपको रेनबो दिखाई पड़ता है। आगे जाके देखेंगे रेनबो कैसा होता है। ठीक है, पढ़ सकते हो आप। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। व्हाइट लाइट आई और अपने 7 रंगों में आके बट गई, ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म को ही कहते हैं डिस्पर्जन। ये जो डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। द बैंड ऑफ 7 कलर, जो 7 रंगों का बैंड यहां बनता है, उसी का नाम विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना, यहां पर जो सबसे ज्यादा मुड़ रही है अपने मार्ग से वो वायलेट है। मोस्ट डेविएटेड लाइट जो है वो वायलेट है, और लीस्ट डेविएटेड लाइट जो है वो कौन है? रेड है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, या ज्यादा क्यों डेविएट हुई? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा भटकने का चांस रखती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम भटकती है, तो इसीलिए रेड कम भटकी और वायलेट ज्यादा भटकी। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन भी करके दिखा सकते हैं। एक प्रिज्म लिया, उस पर व्हाइट लाइट डाली, 7 रंगों में बांट दी, वो 7 रंग आगे गए और फिर से एक उल्टे प्रिज्म से वो रिकंबाइन होकर के वापस से व्हाइट लाइट बन जाएंगे। न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट ये किया था, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, और 7 रंगों में बांटा, फिर दोबारा इकट्ठा कर दिया तो वापस से व्हाइट लाइट आ गई। इससे पता चलता है कि व्हाइट ही था जो 7 रंगों में बटा था, फिर से कंबाइन होकर वापस से व्हाइट बन जाता है। पढ़ सकते हो आप एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या है। आगे चलते हैं, रेनबो की बात करते हैं। तो रेनबो कैसे बनता है? रेनबो बनाने के लिए आपको सूरज चाहिए, थोड़ी देर पहले हुई बारिश चाहिए। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो इतनी मोटी भी ना हो कि ग्रेविटी लग के गिर जाए, और इतनी छोटी भी ना हो कि धूप पड़े तो उड़ जाए। कुछ बीच का सिचुएशन होना चाहिए बूंद का। ऐसे में वो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट, लटकी हुई वाटर ड्रॉपलेट जो हवा में होगी, उस पर सन की रेज आके गिरेंगी, और सन रेज जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, पीली नहीं होती, व्हाइट लाइट होती है। वो आके बटेगी अंदर, इस तरफ इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर वही इंटरनल रिफ्लेक्शन बाहर निकल करके रिफ्रैक्शन बन जाएगा। जो यहां से देख रहा होगा उसको रेनबो दिखाई पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज प्रिज्म। छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हैं ये प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो रेनबो कैसे बनता है? हमेशा सन से ऑपोजिट बनेगा, यानी इस तरफ को रेनबो दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर यहां सन है तो रेनबो इस तरफ दिखाई देगा, आंख यहां रखनी पड़ेगी और यहां से वहां रेनबो आपको सामने बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, सन से हमेशा ऑपोजिट बनता है। 3 फिनोमेना याद रखना, पहला यहां डिस्पर्जन हुआ, दूसरा यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, और तीसरा यहां पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुई है। 3 फिनोमेना एक के बाद एक के बाद एक होते हैं और रेनबो बनता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एक बड़ा सुंदर फिनोमेना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट स्पेस से आ रही होगी, एटमॉस्फेयर में घुसेगी, तो उसको रेयर से डेंसर मीडियम में घुसते टाइम बेंड होना पड़ेगा, और जब वो बेंड होके कहीं आंख में जाएगी किसी के, तो उसको वो लाइट जहां से आ रही है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगी, उसको कुछ और ही दिख रहा होगा। ऐसे ही तारे टिमटिमाते भी हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही कारण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे। आइए समझते हैं कि तारा टिमटिमाता क्यों है। ठीक है, तो देखो होता क्या कि तारे से जो लाइट आ रही होती है ना, वो जब एटमॉस्फेयर में घुसती है तो एटमॉस्फेयर डेंसर है वैक्यूम के मुकाबले, तो वो बेंड कर जाएगी। बेंड कर जाएगी तो जिसकी भी आंख में जाएगी, भाई उसको तो सीधी जाती दिख रही है, तो उसको लगेगा तारा तो सामने है, तो तारा तो वो यहां इमेजिन करेगा, यहां उसको दिखेगा, जबकि यहां तारा नहीं होता। ये पोजीशन तारे की नहीं होती, तारे की एक्चुअल पोजीशन तो यही होती है। दिस इज एक्चुअल स्टार, दिस इज अपरेंट स्टार। तो सर ठीक है, हम मान गए कि उसको एक्चुअल स्टार तो दिखाई नहीं दे रहा, पर टिमटिमा क्यों रहा है? फिर टिमटिमाने के पीछे क्या कारण है? तो भाई टिमटिमाने के पीछे कारण यह है कि धरती घूम रही है। अच्छा, तो क्या होगा? अरे एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है,
अच्छा, धरती भी घूम रही है, एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, तो क्या होगा? तो बेटा हर बार ये मुड़ने का एंगल ना अलग अलग होगा। जब ये मुड़ने का एंगल हर बार अलग अलग है तो फिर इसकी पोजीशन सेम नहीं हो सकती। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो ये जो नकली तारा बन रहा है ना, ये अपनी पोजीशन को चेंज 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 करता है। कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, तो ऐसा लगता है टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमा नहीं रहा होता एक्चुअली में, वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा होता है। पास 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 बनता है वो। समझ गए? एक तो वो नकली है, फिर अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है? टिमटिमा रहा है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में घुस के बेंड हो जाना लाइट का। पढ़ते हैं हो क्या रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि धरती घूम रही है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है। अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टारलाइट इंक्रीजेज डिक्रीजेज, इंटेंसिटी बढ़ रही है, घटने, कभी ज्यादा लाइट आ गई, कभी कम आ गई, बीच में पोल्यूशन का पार्टिकल आ गया, बीच में कोई और पार्टिकल आ गया एटमॉस्फेयर का, इसलिए लाइट ज्यादा कम आती हुई दिखती है, कभी डिम, कभी ब्राइट, कभी डिम, कभी ब्राइट, ऐसे। इट सीम्स टू बी हायर इन द स्काई एज एक्चुअली दे अपीयर, वो ऊपर दिखते हैं तारे, जितने ऊपर वो होते नहीं है। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं हम लोग एक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की, जिसका नाम है एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। इसके अंदर क्या होगा? आप सुबह सुबह 5 बजे उठ गए और उठ के छत पर चले गए और आपने देखा भाई सूरज निकलने वाला है, आओ देखते हैं आज सुबह का सनराइज। तो सनराइज देखने के लिए आप छत पे चले गए, अब आपको सूरज दिखाई दे रहा है एकदम निकलता हुआ होराइजन के पास, एक्चुअली में वो सूरज नहीं है। तो सर फिर वो क्या दिख रहा है? वो सूरज की इमेज दिख रही है बस। तो सर एक्चुअल सूरज कहां है? एक्चुअल सूरज तो अभी बेटा डूबा हुआ है, अभी अभी उगा ही नहीं है वो, ठीक है ना। तो जो हमको सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर जो सूरज उगता हुआ या डूबता हुआ दिखता है, वो या तो उगा ही नहीं होता या फिर वो एक्चुअली में डूब चुका होता है। शाम के टाइम वो डूब चुका होता है तब भी दिखता रहता है, और सुबह के टाइम वो निकला ही नहीं होता, पहले से दिखना चालू हो जाता है। इन दोनों ही फेजेस में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 2 मिनट सुबह के, 2 मिनट शाम के, टोटल हो गए 4 मिनट। 4 मिनट से दिन बड़ा होता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर नाम की एक बला है, बला तो नहीं बोलेंगे, एटमॉस्फेयर नाम की एक आशीर्वाद है भगवान का, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा भी हैं। लेकिन हाँ भाई, कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं, प्राइस पे करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये 4 मिनट का दिन जो है वो बड़ा निकलता है, ठीक है ना। 2 मिनट सुबह का और 2 मिनट शाम का। एक्चुअली में सन होता है होराइजन से नीचे, वहां से लाइट आएगी और एटमॉस्फेयर में घुस के बेंड हो जाएगी। जो भी देख रहा होगा उसको सामने सूरज दिखाई देगा। तो ये जो सूरज दिखाई दे रहा है नकली है ये। और मैं आपको बता दूं, पूरा दिन सूरज नकली दिखता है हमको, सिर्फ 12 बजे असली सूरज दिखता है, क्योंकि ये दोनों की ही इमेज तब क्या हो जाती है? कोइंसाइड कर जाती है ऊपर आकर के। सिर्फ 12 बजे ही आपको वो जो सूरज दिख रहा होता है वही असली होता है, इसके अलावा बाकी पूरा टाइम नकली सूरज ही दिखता रहता है। यानी आपको सूरज की केवल इमेज ही विजिबल होती है, एक्चुअल सूरज विजिबल नहीं होता, क्योंकि हर बार लाइट मुड़ मुड़ के आंख में आ रही होती है। ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, एयर लेयर्स आर डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट, इसलिए हर बार बेंड हो जाती है लाइट, और आपको जो सूरज दिखता है वो असली नहीं होता, केवल 12 बजे के अलावा। नून के अलावा सब जगह पर सूरज आपको अपरेंट दिखाई देता है, एक्चुअल दिखाई नहीं देता। चलते हैं हम लोग लास्ट लेग पर, इस चैप्टर की बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग एक ऐसा सुंदर फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट गिरती है अगर किसी पार्टिकल पर, तो वो पार्टिकल अपने हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब करके सब दिशाओं में फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं बेसिकली। सर ये अपनी मर्जी से कैसे कर लेते हैं? तो भाई मर्जी तो नहीं चलती, लॉ काम करता है, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है? रेले आपने नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्कैटरिंग का लॉ क्या है मैं आपको समझा देता हूं। पार्टिकल का साइज जब लाइट के किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साइज के साथ मैच कर जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर या नजदीक पहुंच जाएगा, तो वो पार्टिकल लाइट को पकड़ लेता है, अपने पास एनर्जी का एक्सचेंज करके, और फिर सब दिशाओं में उसको स्कैटर कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पढ़ लेते हैं। इट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग पार्टिकल्स लाइक एन एटम मॉलिक्यूल। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम मॉलिक्यूल, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स पर बात होती है। इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट रेले, नाम लिखा हुआ उनका, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है बेटा, सन से लाइट आ रही होती है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर गैसेज हैं, है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, छोटी छोटी गैसेज हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। वो लाइट को पकड़ते हैं, अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को, सबको नहीं करते, ब्लू को कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ छोटी है, ब्लू की वेवलेंथ कमजोर है, कमजोर वेवलेंथ वालों को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उनको सब दिशाओं में फैला देते हैं। इसलिए स्काई जो है वो कैसे दिखता है? नीला दिखाई पड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्काई नीला क्यों है, तो उसके पीछे कारण यही है। आगे पढ़ेंगे। वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर, साफ साफ लिखा हुआ है।
साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल मैच होना चाहिए वेवलेंथ के, तभी वो स्कैटर कर पाएगा, उसको पकड़ पाएगा, तभी स्कैटर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यही सब यहां पर लिखा हुआ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट भी इसका एक एग्जांपल है। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? जैसे भैया आपने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन बना रखा है, दूध ले रखा है आपने, है ना, और उस दूध पर आपने कांच का ग्लास लिया, उसमें दूध लिया और आपने उस पर एक टॉर्च देके मारी, या फिर आपने एक लेजर लाइट ली रेड कलर की और उसके ऊपर आपने इंसिडेंट करवाई, तो आपको पूरा दूध चमकता हुआ दिखेगा, या फिर उसकी बीम चमकती हुई दिखेगी उसके अंदर। वो क्यों हो रहा है? वो क्यों चमक रही है? चमक के पीछे कारण है टिंडाल इफेक्ट। जो अंदर पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं? लाइट पकड़ के स्कैटर कर देते हैं सब दिशाओं के अंदर। 9th क्लास के अंदर आपने टिंडाल इफेक्ट पहले भी सुना हुआ है, पढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल लाइट को पकड़ेंगे, पकड़ के एब्जॉर्ब करके वापस से री एमिट कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। स्कैटरिंग ही एक इसका फिनोमेना है। ओके, स्काई इज ब्लू की बात करते हैं कि भाई आकाश नीला क्यों होता है। आकाश नीले होने के पीछे भी कारण यही है कि भैया सन से तो सारी रेज आ रही है, सन से तो सातों रंग आ रहे हैं, विब ग्योर, पूरा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब के सब रंग सन से आ रहे हैं। लेकिन ब्लू ही क्यों स्कैटर हुआ? तो भैया ब्लू की वेवलेंथ के साथ पार्टिकल मैच कर गए कहीं ना कहीं। एक तो वेवलेंथ छोटी थी, पार्टिकल भी छोटे थे, तो छोटे के साथ छोटा क्या कर गया? मैच कर गया। और जहां मैचिंग हो जाएगी वहीं पर वो एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा? स्कैटरिंग कर देगा उसकी। इसलिए पूरे आकाश में आपको नीला रंग दिखाई पड़ता रहता है पूरे दिन भर। पढ़ लेते हैं। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ छोटी है। These particles have size smaller than the wavelength of the visible light, इसीलिए विजिबल लाइट बाकी के लाइटें निकल जाती हैं, लेकिन ब्लू लाइट को वो पकड़ के और स्कैटर कर देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम टू सेम रेड के साथ भी है। आप शाम के समय देखोगे तो आपको आकाश जो है वो ऑरेंजिश दिखता है या रेड दिखता है। सेम रीजन है उसके पीछे भी कि भैया इस बार क्या हुआ, सन दूर है। जब शाम का टाइम होगा या सुबह का टाइम होगा तो सन होराइजन के नजदीक होगा, वो सर के ऊपर तो नहीं होगा, वो होराइजन के नजदीक होगा। और जब वहां से व्हाइट लाइट फेंकेगा, यानी वहां से सारे रंग फेंकेगा, तो दूर तक चल करके बिना स्कैटर हुए रेड कलर ही पहुंचेगा। बाकी सब पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, है ना। तो ब्लू क्यों दिख रहा था? क्योंकि ब्लू स्कैटर हो रहा था। रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड स्कैटर नहीं हो रहा है। रेड स्कैटर नहीं हो रहा, रेड दूर तक चल करके आ रहा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसलिए ऑरेंजिश कलर, रेड कलर आपको ज्यादा देखने में आता है शाम के समय और सुबह के समय। पढ़ लेते हैं। लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर, है ना, समझ रहे हो ना। जब वो होराइजन पर है तो बहुत दूर से चल के रंगों को आना पड़ रहा है। ब्लू लाइट ऑफ स्कैटर्ड वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर एंड लॉस्ट, while the red light of long wavelength is scattered little। जो ब्लू लाइट थी पहले ही भटक गई और रेड चल करके दूर तक आई। इसलिए भी बेटा डेंजर सिग्नल्स को क्या बनाया जाता है? रेड बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर भटकता नहीं है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो भी रेड कलर से आपको डेंजर दिखाया जाता है कि भाई रुक जाओ। क्यों? क्योंकि ताकि दूर से चमक जाए, भाई कोई लाल चीज है तो खतरा है, क्योंकि लाल दूर तक जाता है, लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। Light from the sun near the horizon passes through thicker layers and large distances in the Earth's atmosphere before reaching our eyes। तो जब सन से लाइट चल करके आती है, ठीक है ना, तो थिकर लेयर्स में से होती हुई आती है, बाकी सब स्कैटर हो जाता है, केवल लाल दूर से चल करके आता है। तो ये सुंदर सुंदर आपको फिनोमेना देखने में आता है, जो सुबह के समय और शाम के समय लाली छाई रहती है आकाश में, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को कर बैठे हैं समाप्त। जो ये लास्ट टॉपिक था बेसिकली रेड कलर वाला, वो सिलेबस में नहीं था। इससे पहले का सब कुछ यानी ब्लू स्काई तक सब कुछ सिलेबस में था, लेकिन एक छोटा सा पार्ट क्यों मिस करते, उसको भी मैं यहां पे इंक्लूड करके ले आया, ठीक है। अगर आप लोग ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल करना चाहते हो या इस लेक्चर को डिटेल में देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या साइड में भी आ जाएगा बना हुआ। एक बार एंड करते करते हम लोग अपना प्यारा कोट पढ़ लेते हैं। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। यस, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं आपके, ठीक है ना। तो अपना मोटिवेशन कभी भी नीचे नहीं होने देना। कोई बात नहीं, अगर बुरा टाइम आ रहा है, अगर आपको चीजें कम समझ में आ रही हैं, आपको दिक्कत आ रही है, अभी तक कॉपी किताबें नहीं खोली हैं, टाइम है, अभी भी टाइम है, ठीक है ना। आपके पास प्री बोर्ड्स एक आईना होते हैं, ये हमको दिखाते हैं कि भाई हम लोग क्या क्या अब तक क्या किए हैं हम, है ना। तो उसको देख करके, उसको मैच करते हुए अपनी आगे की प्लानिंग कीजिए। और अल्टीमेटली प्लानिंग आप ही को करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आप ही का ही होगा, और अच्छी प्लानिंग के साथ अगर ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली बार। तब तक के लिए स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 30 मिनट का छोटा सा एपिसोड, जिसके अंदर हम सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवाएंगे, साथ ही साथ सारे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैपिंग और रिविजन की वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ।
आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है कि भैया चार्ज को और उसके इफेक्ट को पढ़ना। अब ये चार्ज क्या होता है आगे जाके हम लोग देखेंगे ही, है ना, लेकिन इसी के साथ हम लोग पहले ये समझ लें कि दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा चर्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी के है इस चैप्टर के अंदर, स्टैटिक की चर्चा इस चैप्टर में नहीं है, 12th में जाकर के जरूर आपको मिलेगी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना, तो जब चार्ज रुका होता है तब के इफेक्ट्स की स्टडी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जब चार्ज चलना चालू होता है तो करंट बनता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और उसकी स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि चार्ज क्या चीज होती है। तो चार्ज होता है यार एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है, मैटर के साथ एसोसिएटेड ऐसी क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाती है या मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाती है। इसी के साथ ऐसा यूनिट अगर हम इसकी देखें तो कूलम्ब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी जो कि चार्ज के साथ एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बॉडी में आपको अगर चार्ज पता करना हो कितना है, तो कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नंबर को हर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल करके आ जाएगा जितना भी एक्सेस चार्ज उस बॉडी के ऊपर है। कुछ नहीं करना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उनके चार्जेस के साथ, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि -1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 होता है, वो आपने यहां पर रखना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नेट चार्ज किसी बॉडी का मिल जाएगा। इसके साथ ही हम समझते हैं कि चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सीधा रख करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट अरिथमेटिकली कर देना है, आपका आंसर टोटल चार्ज के फॉर्म में निकल के आ सकता है। स्मॉलर यूनिट्स इसके कुछ हैं, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, मेगा कूलम। मेगा कूलम कम यूज होता है, 10 की पावर +6 होता है, बहुत ज्यादा चार्ज है, लेकिन माइक्रो और मिली काफी ज्यादा यूज होते हैं। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम और मिली कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलम। चलते चलते आगे और बात करते हैं हम लोग कि भाई ये करंट क्या चीज है जिसकी चर्चा हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है, यानी चार्जेस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, तो उसका रेट क्या है फ्लो करने का। आइए पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, यानी करंट जब ज्यादा बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि चार्ज जल्दी निकल रहा है, यानी रेट बहुत तेज है, ठीक है ना, चार्जेस के बहने का रेट बहुत ज्यादा है। रेट बहुत ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्यों आया, क्योंकि हम रेट की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला, क्यू की जगह पर एनी डाल दिया, वो क्वांटाइजेशन वाला, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, NE/T। तो ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं जगह पर यूज हो जाता है, लेकिन Q/T करंट का अपना निजी फॉर्मूला है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है और 1 एम्पियर का मतलब होता है जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा हो किसी भी कंडक्टर में से, तो 1 एम्पियर का करंट जो होगा वो कैलकुलेट होगा। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, लेकिन करंट की डायरेक्शन जरूर होती है। वेक्टर के लॉज को वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर ही है। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, और मेगा एम्पियर जो कि कम ही यूज होता है 10 की पावर 6 एम्पियर है, पॉजिटिव में है ये। चलते हैं और बात करते हैं हम लोग आगे की चर्चा, यानी कि एमीटर। ये एमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है किसी भी ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट होकर के। जरूरी है कि ये सीरीज में ही कनेक्ट हो, इसकी वर्किंग ही कुछ ऐसी है, और जिस भी ब्रांच में ये कनेक्ट होगा उस ब्रांच का करंट ये कैलकुलेट कर लेगा। इस तरीके की इसकी शक्ल है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, और ये सुई जो होगी वो चलेगी आगे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके से मेजर होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भैया सर्किट 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। नाउ व्हाट इज ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट पूरा बना ही नहीं, सर्किट एक तरह से खुला हुआ है, ओपन एंड है कहीं ना कहीं, और ओपन एंड अगर होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। और ऐसा स्विच लगा करके अगर यहां पर डॉट ना लगाया जाए तो इसका मतलब करंट नहीं चल रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और यहां आप देख सकते हैं क्लोज सर्किट का मतलब हुआ कि भैया क्लोज्ड पाथ बन चुका है, और क्लोज पाथ बनता है तभी करंट चालू होगा, तभी करंट उसके अंदर चलेगा और बल्ब ग्लो करेगा। पढ़ भी सकते हैं आप, एन अनक्लोज ओपन स्विच थ्रू वायर विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहां पर डॉट जैसा कि आपको दिख रहा है, तो करंट यहां पर जरूर फ्लो करेगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे और बात करते हैं कि यार ये करंट फ्लो जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है। तो करंट के फ्लो करने में
बैटरी सबसे ज्यादा सहायता उसको कर रही है। तो बैटरी ऐसा क्या कर रही है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर रही है ना। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वर्क डन है जो बैटरी करती है चार्ज के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। ऐसा लिखा हुआ है, देखो, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, को हम वोल्टेज कहते हैं। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है, वी से डिनोट होती है। वोल्टेज का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज है, चार्ज पर वर्क डन किया जा रहा है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बटा चार्ज, W बाय Q, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलम। बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन है, जैसी करंट की आपने पढ़ी थी। 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल का काम किया जा रहा है 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हिला के रखने में। ऐसा यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंफिनिटी से चार्ज लेकर के आ रहे हैं, किसी पॉइंट पर ला करके रखा, अगर 1 जूल का काम किया गया है कूलम के चार्ज पर, तो वहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगेन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसा रखना रखो और काट पीट करके आंसर निकाल दो, टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग एक ऐसे डिवाइस की जो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। कैसे कनेक्ट होता है सर ये बेटा एक पैरेलल डिवाइस है, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस कनेक्ट होगा इस तरीके से, और वहां के 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल उठा लेगा, नाप लेगा, और ऐसे डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर। शक्ल कुछ इसकी ऐसी है, सेम बिल्कुल जैसा एमीटर था वैसा ही दिखता है ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसकी वर्किंग कुछ ऐसी है कि पैरेलल में इसको कनेक्ट आपको करना पड़ेगा, और अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज ये उठा लेगा और आपको दिखा देगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे डिनोट होती है। तो यार, जिस तरीके से एक टैंक में आपने पानी ऊपर तक भर रखा है और दूसरा टैंक जिसके अंदर आपने पानी नीचे रखा हुआ है, थोड़ा सा लेवल का फर्क है, तो हाइयर लेवल से लोअर लेवल में पानी अपने आप फ्लो करता है। आपको पानी को धक्का मारना नहीं पड़ता, पानी अपने आप ही धकेलता हुआ जाता है उस तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने एक जगह पर हाइयर पोटेंशियल एनर्जी बना रखी है, दूसरी जगह पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी बना रखी है, सेम टू सेम बैटरी का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाइयर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो लोअर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है। तो बैटरी का हाइयर और बैटरी का लोअर के बीच में करंट पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक फ्लो करेगा, जैसे पानी भी यहां पर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो लिखा हुआ है सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पानी का फ्लो को हमने एनालॉजी से समझा रखा है करंट के फ्लो को। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भैया सर्किट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, और जिनकी हेल्प से आप सर्किट को ड्रॉ करोगे। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से है। कई सारे सेल कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव लगाना जरूरी है भाई। प्लग की ओपन स्टेट में अगर होगी, जैसा कि आपने पीछे देखा, तो करंट नहीं चलेगा। प्लग की क्लोज स्टेट में अगर होगी तो बीच में डॉट लगा होगा, करंट चलेगा। वायर अगर जॉइंट है, जॉइंट का मतलब कहीं टांका लगा रखा है, कहीं जॉइंट लगा रखा है, कहीं सोल्डर कर रखा है वायर को, तो भैया करंट यहां पर डिवाइड करता हुआ जाएगा, एक ही करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जॉइंट है तो करंट का पाथ डेविएट होगा और करंट बटेगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर विदाउट ज्वाइनिंग वायर क्रॉस हो रही है तो आपने ऐसे कुदवा देनी है वायर, ऊपर से देखो कूद के वायर जा रही है, यहां का करंट यहां का अपना है, यहां का करंट यहां का अपना है, अपना अपना करंट दोनों में फ्लो करेगा, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके का है। रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, ये क्या होती है आगे जाकर के देखेंगे, ऐसा उबड़ खाबड़ रोड जैसी होती है, ऐसा इसका सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट जो है वो ऐसी एरो से बना रखी होगी, या इस तरीके का एरो होगा, इसको रियोस्टैट कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम वेरी भी कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं। एम मीटर जो कि अभी अभी आपने देखा, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का है, प्लस माइनस जरूरी है। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ ऐसा है, प्लस माइनस अगेन जरूरी है। चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग कि यार ये ओम्स लॉ किस चिड़िया का नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। तो ओम्स लॉ हमको रिश्ता देता है किसका, वोल्टेज का और करंट का। लिखा हुआ है यहां पर बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो क्या रिश्ता है ये, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। रिश्ता कुछ इस तरीके का है कि करंट जितना भी फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी अप्लायंस में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उसके अक्रॉस।
यानी अगर आपने वोल्टेज ज्यादा लगाई है तो करंट मेरे भाई ज्यादा निकलेगा, अगर वोल्टेज कम लगाई है तो करंट भी उसी रेशियो में घट जाएगा। अगर वोल्टेज डबल होती है करंट भी डबल होगा, वोल्टेज ट्रिपल होती है करंट भी ट्रिपल होगा, वोल्टेज आधी होती है करंट भी आधा होगा, वोल्टेज जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन ऐसा ओम्स लॉ तभी लगेगा जब आप कंडक्टर को यूज करोगे, ओहमिक कंडक्टर को, और दूसरी बात आप टेम्परेचर जैसी कंडीशंस को कांस्टेंट रखोगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने दोगे, तब V इज प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, साथ में कांस्टेंट R लगेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू IR। यहां पर V का मतलब वोल्टेज है, I का मतलब करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है। पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को, समझेंगे रेजिस्टेंस को कि क्या चीज होती है रेजिस्टेंस, जैसे कि आपके पीछे लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट। ये रुकावट किसके रास्ते में है? ये रुकावट बच्चों करंट के रास्ते में है। जैसे आपके भी सक्सेस के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और आप उनको दूर करना चाहते हो, बिल्कुल सेम टू सेम करंट भी ऐसा ही चाहता है कि भैया अगर मुझे ज्यादा फ्लो करवाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस को क्या करो, कम करो, रुकावटों को क्या करो, कम करो। लेकिन ये रुकावट हर बार कम करनी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम इसको अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। आगे जाके देखेंगे कैसे करते हैं। ये रेजिस्टेंस होती क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से by virtue of it opposes the flow of current through it is called resistance। यानी किसी भी करंट के फ्लो को रोकने के कारण से होने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, उसी का नाम रेजिस्टेंस है। ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है, ये इसका सिंबल है। और जिस तरीके से आपने V इज इक्वल टू IR पीछे फॉर्मूला देखा था, तो R को आप मॉडिफाई करके V बटा I भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना फॉर्मूला नहीं है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और भी चीजों पर डिपेंड करती है, वो जाकर के आगे देखेंगे हम। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है अगेन, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि यार अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो वोल्टेज और करंट का, या करंट और वोल्टेज का, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन चढ़ता हुआ ग्राफ बनता है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन को डिनोट करता है, और करना भी चाहिए। V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इसका स्लोप आपको हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, VI का, IV का नहीं। ये IV ग्राफ है, अगर आप इसको VI लिखते हो तो आपको इसका स्लोप रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं किन फैक्टर्स पर ये रेजिस्टेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो डिपेंड करती है। तो फैक्टर नंबर 1 है भैया लेंथ। वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सोचिए एक ऐसा बाजार है जिसमें से आप निकलना चाहते हो और बाजार बहुत लंबा है ना, तो आप समझते हो कितनी बार आप लोगों से टकराओगे। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी लंबी तार में से गुजरने की कोशिश करता है तो देखता है भैया तार बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा रुकावट उसके अंदर देखने में आएगी। तो लंबाई ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरी बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मोटाई। तो तार की लंबाई भी मैटर करती है, तार की मोटाई भी मैटर करती है। रेजिस्टेंस यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जिसका मतलब हुआ अगर तार मोटी है तो रुकावट कम होगी और करंट ज्यादा बहेगा। बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर तार की लंबाई ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां पर तार छोटी है रेजिस्टेंस कम होगी। यहां देखो तार भाई मोटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। बात करते हैं और दो चीजों की, जिसमें से सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द मटेरियल और फिर आता है टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है? देखो भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि लकड़ी पकड़ो भाई ये है ना, और इस लकड़ी में से करंट पास करके दिखाओ, तो क्या आप करके दिखा पाओगे? नहीं, क्योंकि उसकी रुकावट तो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा अगर मैं उसकी लेंथ को छोटा कर दूं, एरिया को मोटा कर दूं, तो भी उसमें से करंट निकाल दोगे क्या? अरे नहीं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपने सब्सटेंस कौन सा यूज किया हुआ है, आपने मटेरियल कौन सा यूज किया हुआ है, और इसी बेसिस पर हम तीन तरीके से इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस को बाइफर्केट भी करते हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, अलॉयज भी होते हैं, और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, यानी करंट के फ्लो को चलने देता है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब यहां पर रेजिस्टिविटी से है बेटा। रेजिस्टिविटी होता है रोक पाने की क्षमता। आगे जाकर के देखेंगे हम, नेक्स्ट ही स्लाइड वही वाली है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। लेकिन आप ये समझिए कंडक्टर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो रुकावट कम ऑफर कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है। यहां लिखा ना नेचर ऑफ द मटेरियल, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो कम रुकावट उत्पन्न कर रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, रुकावट कम कर रहा है। सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है मीडियम लेवल की होती है, ठीक ठाक रोकते हैं। अलॉय भी ऐसा ही है, ठीक ठाक कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते। बात करते हैं इंसुलेटर की, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इनकी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा है। रोकने की क्षमता ज्यादा तो क्या करेगा? अरे ज्यादा रोकेगा।
तो यही बात है कि इसकी लार्ज रेजिस्टेंस होती है तो ये करंट को कम जाने देते हैं। और चौथी बात हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे टेम्परेचर की, तो ये फोर्थ फैक्टर है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। फॉर्मूले के अंदर इसको हम नहीं लेकर के आते क्योंकि डायरेक्ट डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी है तो आपने लिखनी है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, ये रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है, आर प्रोपोर्शनल एल, अभी आपने देखा लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बड़ा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो बन जाता है आर प्रोपोर्शनल एल बाय ए, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आप यहां पर इक्वल टू लगा करके कांस्टेंट को लगाओगे और वो कांस्टेंट नेचर ऑफ द मटेरियल होगा, यानी कि सब्सटेंस की बात होगी, विच इज रेजिस्टिविटी। देखो लिखा हुआ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। और फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, फॉर्मूला यहां से बन गया आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है, निजी फॉर्मूला है, इन पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। चलते चलते आगे और बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, रो से जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या चीज है। लिखा हुआ है इट रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। कब, जब आप लेंथ को भी 1 मीटर लो और एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर लो, यानी यूनिट लेंथ लो यूनिट एरिया लोगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बराबर आई जाएंगे, है ना। देखो ऐसा ही कुछ इस फॉर्मूले में है भी, एल को भी 1 ले लूं ए को भी 1 ले लूं तो आर और रो बराबर हो गए ना। तो ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी को अगर आपने समझना हो तो समझने के लिए आप ये सोच सकते हो कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोक पाने की क्षमता, कितना ज्यादा कोई सब्सटेंस ऑफर कर सकता है रेजिस्टेंस को, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट ओम मीटर है, ये देखिए लिखा हुआ है ओम और मीटर। किन बातों पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है भाई नेचर पर और टेम्परेचर पर। मैंने आपको कहा था टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं है, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी के लिए नेचर भी और टेम्परेचर भी दोनों मैटर करते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत सारे मटेरियल्स की आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है और यहां स्लाइड पर भी लिखी हुई है, आपको याद नहीं करनी है, बस आपको एक बार नजर मारनी है कि क्या कह रही है। ये कह रही है कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगे फलाने ढिमकाने जो आपके मेटल्स हैं, दोज आर कंडक्टर्स, और अगर वो कंडक्टर होंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, -8, -8, -8, -8, आप देख सकते हो। अलॉय अगर होंगे, नाइक्रोम अलॉय, कॉन्सेंटन अलॉय, तो इनकी रेजिस्टिविटी बीच की बिच्छू होगी, है ना। 10 की पावर -6 है यहां पर भी 98 जा रहा है, लगभग 100 के आसपास है, यहां भी 50 जा रहा है, तो ज्यादा ही है एज कंपेयर टू कंडक्टर। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स बट यस दे आर कंडक्टर्स, लेकिन ऊपर वाले क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। तो ये अलॉय है, बीच के बिच्छू टाइप काम ये करते हैं। हां, अगर मैं बात करूं यहां पर इन सेमीकंडक्टर्स की, तो आप देख सकते हो इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी और साइड पर है ना। और अगर आप नीचे ग्लास की बात करो, क्वार्ट्ज की बात करो, रबर की बात करो, तो इनकी रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो 10 की पावर 13, 10 की पावर 17, 10 की पावर 9, ये बहुत ज्यादा है ना। कहां 10 की पावर -8, कहां 10 की पावर +17 जा रहा है। तो ऐसे डिसाइड होता है कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है ना, लेकिन हम कॉपर ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि कॉपर सस्ता है और एम्पल क्वांटिटी में, इसलिए सस्ता है। और सिल्वर महंगा है, वो आप समझते हो कि क्रेज ज्यादा है लोगों में, है ना, सोने और चांदी का, तो इसलिए भाव बढ़ता है उसका। इकोनॉमिक्स की बातें हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भाई दो तरीके की सिस्टम होती है रेजिस्टेंस की, एक होती है सीरीज और एक होती है पैरेलल। बात करते हैं सबसे पहले सीरीज की। देखो सीरीज का खास ये है कि भैया इनका कनेक्शन जो होगा वो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, साथ साथ चिपके चिपके कनेक्शन इसके होंगे। पढ़ भी सकते हो आप यहां पर 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, साथ साथ चिपका करके अगर रेजिस्टर जोड़ रखे होंगे तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज की खास बात यह कि इसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड करती है। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, जितनी वोल्टेज आप यहां पर लगाएंगे वो सब पर सेम नहीं जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी। लेकिन करंट जितना भी सर्किट में बहेगा वो पूरी ब्रांच में सेम रहेगा। अगर करंट 5 एंपियर है तो इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा और घूम के वापस 5 बैटरी में चला जाएगा। ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम रहता है क्योंकि ब्रांच सेम है, पाथ सेम है, पाथ सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर वोल्टेज डिवाइड करती है। बात करते हैं हम लोग पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या है, पैरेलल में यह है कि भाई हर रेजिस्टेंस ना इंडिविजुअली कनेक्टेड है, किससे, बैटरी से। इसीलिए बैटरी सबको सेम वोल्टेज प्रोवाइड करती है, लेकिन करंट यहां पर डिवाइड होकर के जाता है, यानी एकदम उल्टा हिसाब है।
यहां पर करंट सेम था और यहां पर करंट डिवाइड हो जाएगा तीनों में, ऊपर से I1 जाएगा, बीच में से I2, नीचे वाले में से I3 जाएगा, यानी बट जाएगा करंट, और बट करके फिर जुड़ जाएगा, वापस से I बन के बैटरी में जाएगा। पढ़ भी सकते हो आप, यहां पर दो या अधिक रेजिस्टेंस जो होंगी वो कनेक्ट होंगी साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के साथ 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 सबके अपने अपने कनेक्शंस बैटरी के साथ होंगे, है ना। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया वोल्टेज सेम रहती है ना, बट करंट वेरीज, करंट क्या करेगा, तीनों में अलग अलग जाएगा। फॉर्मूले की जहां तक हम बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी इनकी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R1 R2 R3, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, और सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे तो आपको आंसर मैक्सिमम मिलेगा, है ना। ऐड होता जाएगा तो आंसर ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको देखने में आती है सीरीज के अंदर। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, तो यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस देखने में आएगी वो मिनिमम देखने में आएगी। ऐसा भी सच है कि अगर आपने यहां पर अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखी है तो इनके जो आंसर आएंगे ना पैरेलल में, वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, और सीरीज में अगर कनेक्ट कर रखी है तो आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, ये तो एक्सपीरियंस की बातें धीरे धीरे आपको समझ में आई जाएगी। बात करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट की। देखो यार, ऐसा है किसी भी रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता है फॉर सम टी टाइम, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है ना। और उस हीट का जो फॉर्मूला है वो है I²RT। I का मतलब करंट है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब टेम्परेचर नहीं है भाई, T का मतलब यहां टाइम से है, ठीक है। सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका एनर्जी जूल में, या हीट भी एनर्जी है वो भी जूल में आएगी। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जूल साहब ने ऐसा देखा कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ तो बहुत सारी टक्करें खाता है यार, है ना। बहुत सारी टक्करें अगर खाएगा, यानी रेजिस्टेंस को झेलेगा अगर, तो उसकी एनर्जी हर बार लूज होगी, और लूज होगी तो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी। पढ़ भी सकते हो आप, पीछे लिखा हुआ व्हेन करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड व्हेन दे मूव कोलाइड विद ईच अदर, यानी टकराएंगे एक दूसरे से, और टक्कर होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो जूल साहब ने हमें ये लॉ दिया, और उसके बाद ये फॉर्मूला H इज इक्वल टू I²RT दिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यार, ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है, क्या ये वेस्टेज है? क्या ये वेस्ट है? एसी भी तो ठंडक दे रहा होता है, लेकिन एसी के पीछे जाकर के देखो तो आप समझ सकते हो कि मेरी भावनाएं क्या है ना। आपने पंखे को छुआ होगा, पंखा घूमता है, पंखा तो हवा दे रहा है, पंखा तो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन पंखे को अगर आप बीच में से छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, वार्म लगता है वो, है ना। कभी तो बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, हाथ भी जलने का खतरा रहता है, तो ऐसे टच तो नहीं करना, लेकिन आप समझते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना। फ्रिज के पीछे आप जाओ, फ्रिज खाने को ठंडा रख रहा है, फ्रिज के पीछे जाओ, कितनी गर्मी होती है है ना। यानी ये जो गर्मी निकल रही है पीछे से, एसी के पीछे से, है ना, और फ्रिज के पीछे से, और मोटर बोलते हैं भाई गर्म होकर के फूक गई है, ये मोटर ही खराब हो जाती है, वीर एंड टियर हो जाता है इस हीट की वजह से। तो क्या इस हीट के केवल नुकसान ही नुकसान है क्या? फायदे नहीं है क्या? फायदे भी हैं, और हमने इसके फायदे उठाए भी हैं। जैसे कि आप जानते हो कुछ अप्लायंसेज हैं जो हीट पर वर्क करते हैं, है ना, उनके अंदर जो वायर यूज होती है दैट इज नाइक्रोम वायर। आपने सुना होगा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, सर्दियों में लोग इसको यूज करते हैं भैया, है ना, गर्म हवा लगाने के लिए या फिर एयर को गर्म करवाने के लिए, है ना। तो इसके अंदर जो नाइक्रोम वायर है वो क्यों यूज की जाती है उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको समझना है। नाइक्रोम असल में एक अलॉय है। अच्छा, फिर क्या होगा? अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी रो सिंबल जो आपने देखा था वो ज्यादा होता है, इसकी रोकने की क्षमता ज्यादा है। रोकने की क्षमता ज्यादा तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न करेगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम कभी प्रेस यूज करते हैं भाई, सिलवटे हटाने के लिए, है ना, और बढ़िया से कपड़े क्या हो जाते हैं, इस्त्री हो जाते हैं हमारे, प्रेस हो जाते हैं हमारे। हीटर यूज करते हैं हम हवा को गर्म करने के लिए रूम की, सही बात है कि नहीं? तो ये हमारे फायदे की चीजें ही तो है, यहां कोई हीट वेस्ट थोड़ी ना जा रही है, हीट हमारे फायदे में आ रही है। आपने गीजर यूज किया होगा, आपने इलेक्ट्रिक रॉड यूज की होगी, आपने इलेक्ट्रिक केटल यूज की होगी, गर्मी से कितनी सारी चीजें हमारे काम में आती हैं, वो सब के अंदर नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ठीक है ना। और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अपने फायदे में यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक जगह पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में यूज होते हुए हम लोग देखते हैं, वो है बल्ब के अंदर। बल्ब में जो आपको वायर दिख रही है बेटा, इसे बोलते हैं फिलामेंट। सारा काम इसी का ही है। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूं बेटा नोट करना, क्वेश्चन बनता है इनमें से।
टंक्शन बना होता है, टंक्शन का बना होता है। और टंक्शन का ही क्यों बना होता है? टंक्शन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? ज्वालामुखी का जो ज्वाला निकलता है ना अंदर से, लावा, उससे भी 1000 डिग्री ज्यादा ही है, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। और लावा का कुछ होता है 1500-1800 के आसपास, लगभग 1000, लगभग 700-800 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का। यानी जिसमें उंगली डालोगे तो उंगली भी नहीं बचेगी, उसमें टंक्शन डालोगे तो वो निकल के चमकेगा। ठीक है ना? तो ऐसा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया ताकि अपने अंदर ज्यादा वैल्यू की हीट को रिटेन करके रख सके और इसकी एनर्जी हीट वाली लाइट में कन्वर्ट हो सके, है ना? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए ये लाइट को ग्लो करवाता है, मतलब खुद को ग्लो करवा के लाइट प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो टंक्शन वायर जो इसके अंदर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है ना? लास्ट जो आपके सिलेबस की बात है वो है फ्यूज के अंदर भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो फ्यूज भैया आपके घर के बाहर बैठा एक गार्ड है, आपकी गली के बाहर बैठा गार्ड है, आपके स्कूल के गार्ड भैया हैं, चौकीदार जितने भी लोग हैं, सुरक्षा में जितने भी लोग हैं हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर, उन सब से आप सीख सकते हो कि फ्यूज का काम क्या है। तो फ्यूज असल में आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रक्षक है, रक्षा करने वाला है। ठीक है ना? ये कहां लगा होगा? ये मोहल्ले का अलग लगा होता है, गली का अलग लगा होता है, घर का अलग लगा होता है, और अप्लायंसेस का भी अपना अपना अलग अलग होता है। ये मैं आपको बता दूं, कई कई स्टेजेस के ऊपर सुरक्षा कवच का काम फ्यूज करता है। कैसे करता है? तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती है जिसको बोलते हैं फ्यूज वायर। क्या काम है इस फ्यूज वायर का? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पहले तो बात करते हैं किस चीज की बनी होती है। ये फ्यूज वायर बनी होती है कॉपर निकल अलॉय की। इसके अलावा भी अलॉयज हो सकते हैं, लेकिन कॉपर निकल यहां पर ज्यादातर देखने में आया। कॉन्स्टेंटन अलॉय बोलते हैं, पीछे लिखा भी था वहां पर कॉन्स्टेंटन, है ना, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। तो मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। कारण क्या है भैया? अगर पीछे से करंट ज्यादा आया, पीछे से हमला हो गया अगर करंट का, है ना, तो वो करंट आपके घर में घुस जाएगा, और करंट अगर घर में घुस गया तो भाई घर को भून देगा, है ना, घर के अप्लायंसेस को फूंक देगा, आग भी लग सकती है, जान माल का खतरा भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए बाहर कौन बैठा है? बाहर फ्यूज बैठा है। ये खुद शहीद हो जाता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो खुद इसकी वायर जो होगी वो टाइम आने पर क्या होगी? पिघल जाएगी। इसलिए बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। ये फ्यूज उड़ गया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो वायर है क्या कर गई? ये मेल्ट कर गई और सर्किट का ब्रेकडाउन हो गया। सर्किट एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद करंट नहीं चलेगा। ठीक है ना? यहां देखो टिन लेड अलॉय लिखा हुआ है, तो टिन लेड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर निकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी? बढ़ते बढ़ते बात करते हैं पावर की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो पावर जैसा कि हम लोग 9th क्लास से सुनते समझते आए हैं, वर्क एनर्जी नाम का चैप्टर था आपका, वहां भी आपने सुना समझा होगा कि जो पावर होती है इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड। तो पावर को हमने अपने हिसाब से यहां मॉडिफाई कर लिया, बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर है, पावर वही है, ऐसा यूनिट भी उसकी वाट ही है। यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड, यानी आप किस रेट से एनर्जी को खपत कर रहे हो, है ना, खा नहीं रहे हो ऑब्वियसली, आप अप्लायंसेस चला चला करके एनर्जी फूक रहे हो, है ना, तो एनर्जी जो ये फूक रही है ये एनर्जी का कंजम्पशन ही तो है ना, एनर्जी का कंजम्पशन ही तो हो रहा है। तो अप्लायंसेस क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और उसके बेसिस पर आपको पैसा भरना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? वो भी बात करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हर अप्लायंसेस की अपनी पावर होती है। 10 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब आपने सुना है, जितने घंटे वो चलेगा उस हिसाब से वो बिल निकल करके आता है आपके घर में महीने के महीने, है ना। ऐसा यूनिट पावर की होती है वाट, WATT, 9 में भी आपने पढ़ी थी, वैसी की वैसी है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 या 745 वॉट के। इंजन की कैपेसिटी ऐसे देखी जाती है ना, हॉर्स पावर में इतना हॉर्स पावर का इंजन है, पहले देखे जाते हैं, अब तो सीसी में देखते हैं इसको, है ना। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम है, और एनर्जी को पावर इंटू टाइम भी कह सकते हैं ना। पावर को एनर्जी अपॉन टाइम लिखोगे, टाइम को ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पावर के अपने फॉर्मूले भी हैं, ये डिराइव करवाए जाते हैं। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देखो, पूरा लेक्चर डला हुआ है, वहां पर जाकर के आप इसकी डेरिवेशन भी सीख सकते हो। सारी डेरिवेशन उसके अंदर लिखवाई गई है, ठीक है ना। तो पूरा लेक्चर आपको देखना चाहिए। ये तो सिर्फ एक रिवीजन है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो डेरिवेशन यहां तो करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नीचे लगे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। जब ये लेक्चर एंड होगा, एंड स्क्रीन पर भी वो फ्लैश हो रहा होगा, वहां से भी आप इसको खोल पाएंगे। तो अभी जल्दी नहीं है, जब लेक्चर पूरा हो जाए ये वाला, इसके बाद आप वो वाला भी देख सकते हैं। तो पावर इज VI, पावर इज I स्क्वायर R, पावर इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये तीनों फॉर्मूले हैं, एक्सपीरियंस के साथ जहां जो लगता है वहां वो यूज करना पड़ता है अपने को, ठीक है। कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या है?
तो भैया आप जो एनर्जी की खपत करते हो, आपने पंखा चलाया, आपने टीवी चलाया, आपने कंप्यूटर चलाया, आपका फ्रिज चलता रहता है, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 बार चलती है, ये सबने एनर्जी खपाई है ना भाई, सबकी अपनी अपनी पावर है ना भाई। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके जो मीटर लगा हुआ आपके घर में बिजली का, वहां पर रीडिंग दिखाने लगेगा और रीडिंग नोट करके ले जाएगा बिजली विभाग का जो भी व्यक्ति आएगा, है ना, उसी के हिसाब से आपका बिल निकल करके आएगा, और जो बिल निकल करके आएगा वो इस यूनिट में निकल करके आएगा किलोवाट आर। किलोवाट जो अप्लायंसेस की पावर थी, और आर आपने कितने कितने घंटे क्या क्या चलाया, वो कैलकुलेट करने का काम उस मीटर का है, और उसके बाद वो नोट करके लेके जाता है, और 1 महीने के बाद आपके घर में बिजली का बिल वो डाल देता है ना। ऐसा ही होता ना। 1 किलोवाट आर का मतलब, क्योंकि एनर्जी की ही यूनिट है किलोवाट आर, पावर इंटू टाइम है बेटा ये, है ना, ये बराबर होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ये कन्वर्जन आपको याद रखना चाहिए, बोर्ड में पूछा गया है और कन्वर्जन नहीं दिया होता, बच्चों को इसको जनरली याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर का समापन करते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी कोटेशन मैं लेकर के आया हूं, बहुत अच्छा कोट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो भैया ध्यान रखना इस बात का, आपको अपने आप को खुद ही पुश करना है ना। आपकी मम्मी भी आपको 4 दिन जगाएगी, 5 दिन जगाएगी, 6 दिन 10 दिन जगाएगी, लेकिन आपको खुद से भी विल पावर बनानी है अपनी कि भाई मुझे हां जल्दी उठना, या जो भी आपकी आदत आपको छोड़नी है, जो नई आदत लगवानी है, उसके लिए आपको खुद को पुश करना पड़ता है। तो यस, इसी के साथ हम लोग अपने इस छोटे से एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 30 मिनट्स के वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड हो ही रहे हैं, तो उसी कैटेगरी के अंदर आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये 30 मिनट्स का रिवीजन लेकर के आए, जो कि सीबीएसई ओरिएंटेड है। इसमें डिलीटेड टॉपिक्स को हटा दिया गया है, यानी रिड्यूस्ड सिलेबस भी ही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहला, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड नाम से एक साइंटिस्ट थे 1820 के अंदर, जिन्होंने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत मशहूर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। एक वायर में से जब उन्होंने करंट चलाया तो उसके बगल में रखी मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन महसूस हुआ। तो समझ में नहीं आया कि डिफ्लेक्शन किस वजह से है, लेकिन लेटर ऑन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पाया गया कि जब वायर में से करंट चलता है, यानी कोई चार्ज अगर मूव करता है, तो वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट जो कि रखा हुआ है कंपास के अंदर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, और जिसकी वजह से वो फोर्स लगा करके उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसा कुछ निकल करके आया। तो पढ़ लेते हैं एक बार। 1820 के अंदर ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, यानी एक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, अपने पॉइंट से हट जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय, जो बगल में रखी वायर में से जब करंट पास होता है तब ऐसा होता है ना। ये कुछ एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है कि एक सर्किट बना रखा है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसमें कंपास रखी हुई है, और करंट जैसे ही चालू किया कंपास कि नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने में आई। नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये देखने में आया कि नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट। साफ सीधी बात है, वही चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट को तो इसमें बताना ही था कि भैया जब करंट चलता है किसी वायर के अंदर, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद भी बनाता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और उस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक लिंक स्थापित किया इस वाले एक्सपेरिमेंट ने, और कहा जाता है कि ये दोनों बच्चे हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये उसी के एस्पेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो क्या चीज होती है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वो दायरा होता है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अराउंड। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस नेचुरल भी हो सकता है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस करंट कैरिंग वाला भी हो सकता है, यानी टेम्पररी भी हो सकता है कि जब तक करंट चलेगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, करंट खत्म कर दो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर परमानेंट मैग्नेटिज्म भी रह सकता है, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में से कुछ ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो कि अपने आप में खुद ही मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड वो दायरा है कि जिसके अंदर अगर कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, आयरन आएगा, निकल आएगा, कोबाल्ट आएगा, कुछ इस तरीके के फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस आएंगे, तो उनके ऊपर अट्रैक्शन होगी, है ना, और हो सकता है मैग्नेट को रिपल्शन भी फील हो। पढ़ लेते हैं एक बार। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी फील हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा पोल किसके सामने आया है। जैसे कि आप जान सकते हो लाइक्स पोल रिपेल ईच अदर, यानी सेम पोल जो होंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल करेगा, साउथ साउथ से रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा,
और नॉर्थ साउथ को भी अट्रैक्ट करता है, ये आप जानते ही है पहले से, ठीक है ना। तो फील्ड का मतलब क्या हो गया, फील्ड एक दायरा हो गया कि उस दायरे में अगर कोई भी आएगा तो उसके ऊपर पक्का फोर्स लगेगी। जैसे हम अगर स्पेस में चले जाएं तो धरती हम पर ग्रेविटी नहीं लगा पाएगी या कम लगा पाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उसके दायरे से बाहर चले गए। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किन फॉर्म्स के अंदर होती है, तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। और लाइंस कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है कि नॉर्थ से निकल रही होंगी साउथ में जा रही होंगी, नॉर्थ से निकल रही होंगी साउथ में जा रही होंगी, नॉर्थ से निकल रही होंगी साउथ में जा रही होंगी, ठीक है ना। तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती दिखती है और साउथ में जाती हुई दिखती है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट लाइंस के फॉर्म में फील्ड है कि यहां फील्ड होगी, यहां नहीं होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां नहीं होगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखाती है अराउंड द एरिया, ठीक है। The closed curves imaginary lines in the magnetic field which indicate the direction of the motion of north pole in the magnetic field। यहां डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहेंगे, ये वो लाइंस हैं, इमेजिनरी कह सकते हो आप इनको क्योंकि आंखों से दिखती तो नहीं है पर ये है तो सही वहां पर, है ना। तो लाइंस के फॉर्म में इनको इमेजिन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और अगर आपने यहां पर किसी नॉर्थ पोल को रख दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी ना वो डायरेक्शन देगी कि किस दिशा में वो नॉर्थ पोल जाएगा, किस दिशा में वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उसकी डायरेक्शन देने का काम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार है। लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये बाहर की सिचुएशन है, लेकिन आप जैसा कि जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व्स होते हैं, तो साउथ टू नॉर्थ अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। पूरा कर्व कंप्लीट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दोनों बातें सही है, यहां पर बाहर नॉर्थ से साउथ होगी और अंदर साउथ से नॉर्थ होगी, यानी तभी पूरा कर्व कंप्लीट होगा। दे आर क्राउडेड नियर पोल्स। पोल के नजदीक भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। भीड़ भाड़ ज्यादा होने का कारण क्या है, भीड़ भाड़ ज्यादा होने का कारण यह है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही तगड़ी है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी पोल के नजदीक, समझ लेना पोल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। लिखा हुआ यहां पर दे आर क्राउडेड नियर पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। तो जहां स्ट्रांग होगी वहां पर क्राउडेडनेस ज्यादा होगी। आप देख भी सकते हो यहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, दूर जाने पर कुछ कुछ डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। The tangent at any point on the magnetic line gives the direction of the magnetic field at that point। यानी आपने किसी भी लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो टेंजेंट दिशा दिखाएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आपको ऑब्जर्वेबल होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और किस तरफ नीडल जो है वो घूमती है। तो इसके लिए स्नो रूल सिखाया जाता है एनसीईआरटी में, खास इसको तवज्जो दी नहीं गई और ज्यादा पूछा जाता भी नहीं बोर्ड में, लेकिन हाँ कई कई जगह पर प्रचलन है इसका, इसलिए इसको बता रहा हूं। तो ये रूल का नाम है स्नो रूल। क्या कहता है स्नो रूल, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। S टू N यानी साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा, यानी नीचे से ऊपर देखो करंट जा रहा है ना, नीचे से ऊपर साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो वेस्ट की तरफ नीडल घूमेगी, यानी नीडल वेस्ट की तरफ आ जाएगी। ये दिशा वेस्ट वाली है ना, तो वेस्ट की तरफ क्या आ जाएगी, नीडल आ जाएगी। इसे स्नो रूल कहते हैं। अब इसका उल्टा सोच लो जरा, ये उसका उल्टा है कि अगर आप ऊपर से नीचे करंट को डालोगे तो फिर ईस्ट की तरफ सुई घूमेगी। यहां पर लिखा हुआ है इफ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखो जब साउथ टू नॉर्थ था तो वेस्ट की तरफ मुड़ती है, जब नॉर्थ टू साउथ होता है तो ईस्ट की तरफ मुड़ती है, जब साउथ टू नॉर्थ होता है तो वेस्ट की तरफ मुड़ती है, जब नॉर्थ टू साउथ होता है तो ईस्ट की तरफ मुड़ती है। ये सिंपल रूल है, स्नो का उल्टा आप कर सकते हो, है ना, और आपको नीडल की डायरेक्शन मिल सकती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो हमको ये बताता है कि अगर किसी वायर में करंट चल रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में घूम रही होगी, ठीक है ना। कि मान लीजिए अगर ये वायर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, गोल गोल घूमी हुई, तो वो गोल घूमी जो दिशा है वो निकालने का काम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल करता है। कैसे करता है, तो भैया आपने अपना राइट हैंड को देखना है, इसका जो थंब है वो करंट की दिशा में होना चाहिए, यानी जिस दिशा में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपने थंब को कर लेना है, और जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूम रही होंगी, जिस दिशा में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, उसी दिशा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर करंट यहां ऊपर जा रहा है तो इसी के अबाउट ऐसा सोचोगे आपने वायर को पकड़ लिया अपने सीधे हाथ से, है ना, और आप इसके आसपास उंगलियां घुमा करके देखोगे तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी आपको चलती दिखेगी, जो कि आपको यहां पर ऑब्जर्वेबल है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, इमेजिन करो कि एक वायर आपने राइट हैंड में पकड़ी हुई है, सच दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब पॉइंट कर रहा हो करंट की दिशा में, देन द डायरेक्शन ऑफ द रैप्ड फिंगर्स, जो घूमी हुई कर्ल्ड फिंगर्स है, जो रैप्ड फिंगर्स है, उनकी दिशा ही आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा देगी। तो ये सिंपल सा रूल है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना।
आइए देखते हैं कि कहां कहां यह रूल लगता है। तो सबसे पहले लगता है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, फिर आपने इसको पढ़ना है सर्कुलर लूप के अंदर, और फिर आपने इसको पढ़ना है सोलेनॉइड के अंदर। एक एक करके सभी को देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है कि तार जिसमें करंट चल रहा हो। कंडक्टर यानी तार जिसमें करंट चल रहा हो और वो स्ट्रेट हो, सीधी तार हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कैसी होगी फील्ड की, आप चेक कर सकते हो। यहां पर एक सर्किट दिखा रखा है बच्चों, कार्डबोर्ड दिखा रखा है। तरीका यही है, ऐसा ही डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना है जब आपसे बोर्ड में ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो आपने लगाना है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा ऊपर की तरफ है, उंगलियां जिस दिशा में घूम रही हैं उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही हैं। ये बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही बात है। आप जब इसको ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। ये घड़ी की उल्टी दिशा इस तरीके से ऐसे घूम रही है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर का डायग्राम है, और इस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हो। देखो कि एक वायर यानी करंट ऊपर की तरफ है, ऐसा उंगलियों से पकड़ रखा है इसको, तो जैसे उंगलियां घूम रही हैं बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी होगी। चलते चलते बात करते आगे के एक और सिचुएशन जिसके अंदर करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यस, आप देख सकते हो यहां पर फिर से एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया, फिर से एक कार्डबोर्ड लिया गया, और यहां पर करंट नीचे की तरफ है। आप इसको अगर आप उंगलियां घुमा करके देखोगे तो यहां पर एरो उल्टे हो गए हैं, है ना। यहां पर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं अगर करंट नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, ऐसा बता रखा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये रूल कैसा भी लग सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, जैसा मर्जी ये रूल आप लगा सकते हो, ये हमेशा कामयाब रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentrated circles around the center of the wire। इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक है, वैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल बनना। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि एक सर्कल बना हुआ है, एक छोटा सर्कल और है, एक और छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी अगर ये वायर है तो छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, सभी के सभी वायर पर ही अपना सेंटर बना रहे होंगे। आप चेक कर सकते हो, वायर पर ही अपना सेंटर बना रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपने लगा के देख लिया, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। सर्कल्स आर क्लोजर टू कंडक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे आप खुलते जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो ये भी खुलता जाएगा इसका गैप भी, क्योंकि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इफ द करंट इज इंक्रीज। अगर करंट को बढ़ाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज इफ द करंट डिक्रीज। करंट को कम करने पर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाएगा, यानी करंट तेज चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया तगड़ी बनेगी, करंट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हल्की बनेगी। चलते हैं आगे और बात करते हैं लूप के बारे में। तो लूप ये रहा पीछे ब्राउन कलर में जो दिखा रखा है। अगर इसके अंदर कभी करंट चलता है तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप देख सकते हो कि रिंग की फॉर्म यहां पर बन रही है, और कोने पर देखें अगर आप तो ज्यादा डेंसिटी है, दूर जाते जाते डेंसिटी खुलती जा रही है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। जितना आप नजदीक रहोगे वायर के, वहां पर आपको डेंस ज्यादा मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, फिर से भाई, कंसंट्रेटेड सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द वायर। सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना दूर जाओगे ये सर्कल और बड़े बड़े होते जाएंगे। इट अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी आपको मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक करंट इनसाइड द लूप इज सेम, ठीक है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो लूप के अंदर हमेशा सेम रहेगी, अगर करंट सेम है तो, ऐसा लिखा हुआ है। अगर करंट आपने रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी रिवर्स हो जाएगी, और अगर करंट आपने सेम रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरफ की दिशा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है ना। चलते हैं आगे और बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक कॉइल है, ऐसा समझ सकते हो आप, एक वायर का कॉइल है, कॉपर का कॉइल है, जिसके अंदर करंट चालू करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बननी चालू होती है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को मिला करके, टर्न्स को मिला करके कॉइल बनाया जाता है, ठीक है ना। इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है, और इसी का नाम सोलेनॉइड है। किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पीछे बनी हुई है, आप देख सकते हो। यही डायग्राम आप चिपका करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां नीचे बैटरी जोड़ रखी है, करंट चलेगा अगर, ठीक है ना, और करंट घूम करके आएगा तो इस पूरे कॉइल में से घूमता 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 करंट आएगा। अब जब ऐसा घूमता हुआ करंट आएगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन करंट की जरूर बनेगी, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से पूरी फील्ड निकलेगी, है ना। और जिस तरीके से एक लूप में करंट घूमेगा, अगले में भी वैसा ही घूमेगा, अगले में भी वैसा ही घूमेगा, अगले में भी वैसा ही घूमेगा, सेम 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 घूमता आएगा, तो फील्ड जो बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी, ठीक है ना। तो एक साइड आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल से फील्ड निकलती हुई दिख रही है, और दूसरी तरफ साउथ पोल में फील्ड घुसती हुई दिख रही है। यानी अगर हम डायग्राम पर भरोसा करें तो नॉर्थ से फील्ड निकल करके साउथ में फील्ड जा रही है।
बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बार मैग्नेट में भी होता है। जैसा बार मैग्नेट को देखोगे वहां पर भी कुछ इस तरीके से पोल्स बने रहते हैं और एक तरफ से फील्ड निकल के दूसरी तरफ जाती है। पढ़ लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सोलेनोइड में से तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बार मैग्नेट जैसी ही फील्ड को बनाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वन एंड ऑफ अ सोलेनोइड एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल, अदर एंड एक्ट्स एज साउथ पोल। जैसा कि मैंने आपसे बताया बार मैग्नेट में भी साउथ और नॉर्थ होते हैं, यहां पर भी आपको साउथ और नॉर्थ देखने में आ रहे हैं। फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर, अंदर की फील्ड सारी पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, यानी यहां से लेकर यहां तक मैग्नीट्यूड बराबर मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का। आगे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड सेम, बिल्कुल यही बात मैंने आपसे बोली कि यहां से लेकर यहां तक का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। करंट कैरिंग सोलेनोइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर इसके कोर के अंदर हमने, लिख लीजिए इस बात को, अगर इस कोर के अंदर हमने, ये जो कोर होगा यहां जो खालीपन होगा एयर होगी, इसके अंदर हमने अगर एक हार्ड आयरन को रखा या निकल को रखा या कोबाल्ट को रखा तो ये परमानेंट मैग्नेट की फॉर्म ले लेंगे, थोड़ी देर के बाद ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। इंडस्ट्री में मैग्नेट ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने यहां पर सॉफ्ट आयरन रखा जो कि कील होता है, सॉफ्ट आयरन नेल बोलते हैं जिसको, है ना, वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ये एक टाइप आयरन की, अगर आपने उसको यहां पर रखा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्म लेगा, यानी वो छोटे छोटे आयरन नेल्स को अपने साथ चिपका सकता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, एक नेल लेकर के उसके ऊपर वायर लपेट दीजिएगा, करंट चालू कीजिएगा तो छोटे छोटे कील जो होंगे वो आकर के उसके साथ चिपकना चालू हो जाएंगे, छोटी छोटी पिन्स आकर के उस बड़े कील के साथ चिपकना चालू हो जाएंगी। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, किया जा सकता है सेफली घर पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स की बातें कहां से आ गई। देखो यार क्या होता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलावा बाहर से और मैग्नेटिक फील्ड ले आए, बाहर से आप और मैग्नेटिक फील्ड ले आए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एक कंडक्टर है जिसको ऑलरेडी बैटरी से जोड़ रखा है, तो इसके अंदर करंट चल रहा होगा और करंट चलेगा तो ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, सही बात है। और आप बाहर से एक और मैग्नेट ले आए और उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आपने इसमें से चलवा दी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी और ऐसा कहेंगे कि बाहर वाली जो फील्ड है उसने इसके ऊपर क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। तो उस फोर्स को देखने का जो तरीका है वो है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, क्लैंप है, क्लैंप के साथ एक सर्किट बना करके जोड़ दिया गया है एक कंडक्टर को, ठीक है ना, और उस कंडक्टर में से बैटरी लगा करके करंट पास करवा दिया गया, साथ ही एक हॉर्स शू मैग्नेट को यहां पर ले आए हैं, है ना, और उससे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा दी है। तो एक तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और फिर शुरू होगा तमाशा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपने उस फोर्स को निकालना है। तो फोर्स को निकालने का तरीका जो है वो है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आपको इसके अंदर आपका उल्टा हाथ चाहिए होगा और ये 3 उंगलियां चाहिए होंगी, ठीक है ना। और इसमें जो थंब होगा बेटा वो फादर है, फ से फादर, फ से फोर्स से डिनोट हो रखा, आप देख सकते हो। मां से मैग्नेटिक फील्ड, मां से मदर, मां से मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चाइल्ड करके इसको याद रखा जा सकता है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डिनोशन बी से होती है, करंट की डिनोशन आई से होती है, आप ऑलरेडी जानते हो, फोर्स की डिनोशन एफ से होती है। तो इस तरीके से आपने इस रूल को लगाना है। पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेटेड एज स्ट्रेचिंग द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए, यानी फोर्स वाली थंब, इंडेक्स फिंगर वाली उंगली और आपकी मिडल फिंगर जो कि करंट को डिनोट कर रही है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करना, इसको रूल लगाते हुए हमेशा हाथ को ऐसा ही रखना है आपने, लेकिन आप रिस्ट को ट्विस्ट जरूर कर सकते हो, यानी आप कलाई घुमा सकते हो, कलाई घुमाना अलाउड है, लेकिन ये उंगलियां ऐसे ऐसे करनी अलाउड नहीं है, उंगलियां ऐसे ही रहनी चाहिए, कलाई जितना मर्जी घुमा करके रूल आप लगा सकते हो, ठीक है। हेयर द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिखा हुआ है फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखा रही है, मिडल फिंगर जो है वो करंट की दिशा दिखा रही है, और तब थंब क्या करेगा, वो फोर्स की दिशा दिखा देगा। इस तरीके से इस रूल को लगाया जाता है और समझा जाता है। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं एसी और डीसी करंट के बीच के डिफरेंस को। क्या है ये एसी और क्या है ये डीसी, समझते हैं। एसी करंट की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी ही है वो, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसको। डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये डायरेक्ट करंट जो होता है ये बहुत दूर तक के डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता, ये जल्दी मर जाता है, पावर लॉसेस के अंदर ज्यादा होते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो लंबे डिस्टेंसेस तक जा सकता है,
ये कैसे बनता है ये आपके सिलेबस से कट चुका है। अगर ये सिलेबस के अंदर होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन 30 मिनट्स की वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी आपको यहीं से संतुष्टि करनी पड़ेगी कि भैया एक रिवीजन वीडियो है, ऑलरेडी आप मेन चैप्टर पढ़ चुके हो। अगर आपने मेन चैप्टर नहीं पढ़ा है, यानी आप इसकी उत्पत्ति को जानना चाहते हो, वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन आप जानना चाहते हो कि एसी कहां से आया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। 4 घंटे का लेक्चर है, समय हो तो निकाल के कभी देख लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, है ना। यहां पर 30 मिनट्स के वीडियो में मैं सिर्फ रिवीजन ही करवा पाऊंगा चीजों का, एप्लीकेशन देखने के लिए, इसका हल्का फुल्का न्यूमेरिकल देखने के लिए, है ना, और डिलीटेड सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप चाहो कवर करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ले सकते हो, या फिर जब ये लेक्चर खत्म होगा एंड स्क्रीन पर भी वो फ्लैश हो रहा होगा, वहां से भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है बेटा, और मैं ये मानता हूं कि आप उस चीज को समझोगे। एसी करंट दूर के डिस्टेंसेस तक चल सकता है, डीसी करंट दूर के डिस्टेंसेस तक नहीं चल सकता, इसलिए घर घर जो पहुंचाया जाता है ट्रांसमिशन करवा करके, ट्रांसमिशन लाइंस से आपने देखी होंगी जो आपके घरों के बाहर खंबे लगे हुए हैं बिजली के, उनमें से जो तारें आपके घर में चल करके आ रही हैं 2000 ऑल्टरनेटिंग करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है 2 सिटीज के बीच में। इलेक्ट्रिक पावर को मेंटेन करवाने के लिए एसी करंट को यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो होती है वो कंट्री पे डिपेंड करती है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज यूएस के अंदर है, यही कुछ वेरिएशन चलता है 50-60 के आसपास, ठीक है ना। मोस्टली कंट्रीज 50 हर्ट्ज यूज करती हैं, यूएस और यूएस की जो सब्सिडरीज है बेचारी वो सब 60 हर्ट्ज यूज करती है, ठीक है ना। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, सीधा चलता है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता, प्लस माइनस नहीं होता, यानी अपनी दिशा को रिवर्स नहीं करता। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा को बार बार रिवर्स करता रहता है, पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चलता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से एसी चलता है। डीसी ऐसा नहीं चलता। फ्लो ऑफ करंट चेंजेस डायरेक्शन, देखो लिखा हुआ है, जो करंट का फ्लो होगा वो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता रहेगा, यानी 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया यानी हर सेकंड में 50 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लो जो होता है करंट का वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता है, यानी पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव करंट ही रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चलेगा हमेशा। जो बैटरी का करंट आपने देखा वो डीसी ही है, जो जनरेटर का करंट होता है वो एसी होता है। जो जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एसी कैसे बनता है और कैसे चलता है, लेकिन डिफरेंस आपके सिलेबस में है, अब कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी दिशाओं को बदलता रहेगा, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा के अंदर चलेंगे क्योंकि वो डीसी है और ये एसी है। एसी को बनाना कम एक्सपेंसिव है, डीसी को मेंटेन करना बनाना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमेशा से एसी की ही तारीफ की जाती है। जब से एसी बना तब से एसी की तारीफ करते हैं, डीसी को हमने एक ठंडे बस्ते के अंदर रख दिया है। सिर्फ टीवी रिमोट्स के अंदर, घड़ी के सेल के अंदर वगैरह वगैरह इन सब चीजों के अंदर ही डीसी को यूज किया जाता है, अदरवाइज डीसी का कोई बहुत ज्यादा मेजर यूज नहीं है। आपके घर के सभी अप्लायंसेस एसी पर ही ऑपरेट होते हैं, यानी ऐसा करंट ही आपको देखने में आता है। चलते हैं आगे, देख सकते हैं आपके वोल्टेज टाइम के साथ कुछ ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, तो एक वेव की फॉर्म में चलता है। इलेक्ट्रॉन्स भी ऑसिलेट करते हैं, और यहां पर डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा है कि वोल्टेज सेम रहती है टाइम के साथ, तो करंट भी सेम रहेगा टाइम के साथ। इस तरीके का होता है डीसी करंट और ऐसा होता है एसी करंट। आगे चलते हैं, बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। तो भाई डोमेस्टिक सर्किट के अंदर 3 तरह की वायर आपने पढ़नी है, मैं तीनों आपको दिखा देता हूं। ये 3 तरह की वायर के नाम है पॉजिटिव जो कि लाइव वायर होती है, नेगेटिव सिर्फ ये न्यूट्रल सिर्फ नाम की है, या नेगेटिव होती है यानी इसके अंदर भी करंट होता है, तो नेगेटिव न्यूट्रल वायर, ठीक है। और बीच में आती है अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर की होती है, इनकी कलर कोडिंग भी है साथ साथ आप देख सकते हो। तो ब्राउन केबल या फिर लाल रंग की जो केबल होती है वो लाइव वायर होती है, ग्रीन वायर जो होती है वो आपकी अर्थ वायर होती है, और ब्लू या फिर ब्लैक वायर होती है, एनसीईआरटी में ब्लैक दिया हुआ है, नोट कर लेना अपने पास, वो नेगेटिव न्यूट्रल वायर होती है, यानी जिसमें से करंट आता है। देखिए कोई भी सर्किट अगर बनेगा तो एक तरफ से करंट आएगा, अप्लायंस को जगमगाएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो जिस तरफ से करंट आता है वो लाइव वायर है, जिस तरफ से करंट निकल जाता है वो न्यूट्रल वायर है। और अर्थ वायर अप्लायंस के साथ कनेक्ट होकर के सीधी धरती में जाती है। अर्थ वायर का काम होता है एक्सेस चार्ज को उठा करके धरती के अंदर डाल देना, अगर कभी बाई चांस वो चार्ज आ गया है तो, क्योंकि अगर आपने छू दिया ऐसे में अप्लायंस को तो वो चार्ज आप में से होता हुआ चला जाएगा और आपको करंट लग जाएगा, आपको झटका लग जाएगा, ठीक है ना। इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द अप्लायंस, साफ लिखा हुआ है कि भाई अप्लायंस तक करंट पहुंचाने का काम लाइव वायर का है। इट्स जॉब इज टू टेक इलेक्ट्रिसिटी अवे फ्रॉम अप्लायंस, अप्लायंस से इलेक्ट्रिसिटी ला करके वापस सप्लाई की तरफ लाने का काम न्यूट्रल वायर का है या फिर नेगेटिव वायर का है ना। और अर्थ वायर अर्थ के अंदर जाकर के कनेक्ट होती है। आगे जाकर के देखते हैं इसको। ये रहा आपका डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लाइव वायर न्यूट्रल वायर आप देख सकते हो। सबसे पहले ये फ्यूज बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। फ्यूज आप जानते हो किस काम आता है, अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये फ्यूज वायर पिघल जाएगी और करंट आगे जा नहीं पाएगा,
है ना। तो ये एक तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि घर के बाहर बैठा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है ये फ्यूज वायर, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो कि किलोवाट आवर के अंदर एनर्जी टोटल नापेगा, कितनी एनर्जी आपने एक महीने के अंदर या 30 डेज की जो साइकिल होती है उसके अंदर आपने खर्ची है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिससे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के अंदर 2-2 वायर या 3-3 वायर या 6-6 वायर निकल करके जा रही होंगे, वो डिपेंड करता है कैसे कैसे आपके रूम्स हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है। ये कोई अप्लायंस 1 हो सकता है, ये कोई अप्लायंस 2 हो सकता है, ये कोई अप्लायंस 3 हो सकता है, सबके सब 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। हमारे देश के अंदर 220 वोल्टेज दी जाती है और 50 हर्ट्ज का एसी करंट दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो 220 वोल्ट सबको मिलेगी और सबके सब अपनी फुल एफिशिएंसी चलने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि लाइव वायर करंट को लेकर के आएगी, अप्लायंस के अंदर जा रही है और फिर ब्लैक वायर जो है यानी न्यूट्रल वायर जो है वो निकाल करके वापस से करंट को लेके जा रही है और बाहर सप्लाई मेंस तक लेके आएगी। लेकिन एक वायर और यहां पर आपको अर्थ दिख रही है जो कि सिर्फ सॉकेट से उसका कनेक्शन है, मेन सर्किट से उसका कोई कनेक्शन नहीं, आप चेक कर सकते हो, है ना। ये देखो टाप के आई है इसको, ये भी यहां पर इसको कुदा करके लेके आए हैं, यहां पर भी इसको सामने बाहर से लेकर के आए हैं। मेन सर्किट से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। जब चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे किसी अप्लायंस पर तो उसका चार्ज लेकर के ये धरती में डाल देगी, बेसिकली यही इसका काम है, ठीक है। पढ़ सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड जो होती है वो 220 वोल्ट पर होती है। इलेक्ट्रिक लाइन इज कनेक्टेड टू द मीटर बॉक्स, मीटर बॉक्स होता है थ्रू अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग, बड़ा फ्यूज होता है, ठीक है ना, ताकि अगर ज्यादा कभी करंट आ जाए आपके घर के अंदर तो घर को जलाने से बचा ले वो, है ना। खुद जल जाएगा लेकिन घर को जलने नहीं देगा। ओके, दो तरीके के स्विच या दो तरीके के सॉकेट्स होते हैं, दो तरीके की वायर्स यूज होती हैं, 5 एम्पियर वाली और 15 एम्पियर वाली। 5 एम्पियर वाली होती है कम पावर वाली, जैसे आपको पंखा चलाना है, आपको बल्ब जलाना है, आपको ट्यूबलाइट जलानी है, तो आपको कम पावर चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो आपको करंट भी कम चाहिए, तो 5 एम्पियर वाली चीजें उसको होल्ड कर लेंगे। 5 एम्पियर का स्विच भी, 5 एम्पियर का सॉकेट भी और 5 एम्पियर की वायर भी। 15 एम्पियर आपको चाहिए होगा बड़े अप्लायंस चलाने के लिए, जैसे आपने वॉशिंग मशीन चलानी है, माइक्रोवेव चलाना है, आपने गीजर चलाना है, आपने फ्रिज चलाना है, उनके लिए आपको क्या चाहिए, 15 एम्पियर चाहिए। एयर कूलर्स भी ऑब्वियसली, तो सबके लिए आपको क्या चाहिए, 15 एम्पियर चाहिए, यानी ज्यादा अमाउंट का करंट आपको चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो दो बातें हैं यहां पर जो कि आपको समझनी है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है ओवरलोडिंग, दूसरी है शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा करंट की डिमांड आ जाए अप्लायंसेस की तरफ से तो ज्यादा करंट निकल पड़ेगा वायर में से, ज्यादा वोल्टेज निकल पड़ेगी वायर में से, और जब ऐसा होगा तो हो यह सकता है कि वायर कहीं से जल जाए, ठीक है ना। यानी ज्यादा करंट आने के चक्कर में अप्लायंसेस अपने आप को ही फूंक ले, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसके बचाव के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है ना, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है एक तरीके से। खुद शहीद हो जाएगा लेकिन घर को जलने नहीं देता, ये काम फ्यूज का है। आजकल उसकी जगह पर एमसीबी आ गई है लेकिन सिलेबस में आपके फ्यूज ही है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ अप्लायंसेस। जितनी ज्यादा अप्लायंसेस होंगे उतना उनका ओवर यूज होगा, ज्यादा करंट वो बुलाएंगे, तो ज्यादा करंट आने से वायर जल सकती हैं, अप्लायंसेस भी जल सकते हैं, आग भी लग सकती है। इट कैन अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की सप्लाई में जब हाइक आएगी, ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी उनको, तो करंट भी ज्यादा निकल करके आएगा और हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी उस टाइम पर। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि यार कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी पॉजिटिव वाली वायर और नेगेटिव वाली वायर अप्लायंस तक करंट को पहुंचने ही नहीं देती, बीच में ही आपस में ज्वाइन हो जाती है। तो अब करंट क्या करेगा, करंट बोलता है भाई मैं अप्लायंस तक क्यों जाऊं, मैं ऊपर क्यों जाऊं, जब मुझको बीच में से ही एक छोटा सर्किट मिल गया है, तो जहां पर लाइव और न्यूट्रल आपस में आके टच हो गए हैं वहीं से ही वो वापस हो जाएगा। और जब बिना रेजिस्टेंस वाला या लो रेजिस्टेंस वाला पाथ उसको मिलेगा तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बहुत ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर हीट भी बहुत जल्दी आ जाएगी उसके अंदर, तो इसलिए आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होने पर, ठीक है ना। अप्लायंस तक तो करंट पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही कहीं ना कहीं लाइव और न्यूट्रल आपस में क्या हो गए, बाई चांस गलती से अनडिजायरफुल वो आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से सारा करंट उसी जंक्शन में से होता हुआ वापस आ जाएगा, ऊपर अप्लायंस तक जा नहीं पाएगा। फ्लो ऑफ हाई करंट इन द सर्किट व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। साफ साफ लिखा हुआ है कभी लाइव न्यूट्रल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर्किट के अंदर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ओवरलोडिंग हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो गई है, ओवरलोडिंग हो गई है। और इन सबको बचाने के लिए हमको लगाना चाहिए फ्यूज, है ना। लिखा हुआ है यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट्स। तो एक मेन फ्यूज जो बाहर लगता है घर के वो अलग है ना, एक मोहल्ले का फ्यूज लगता है वो अलग होता है ना, और अप्लायंसेस का अपना खुद का फ्यूज भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम आयरन यूज कर रहे होते हैं तो एकदम से उसके अंदर पटाखा बोलता है, असल में वो क्या हुआ,
वो जल नहीं गई है, उसके अंदर का फ्यूज जो है वो ब्लोन ऑफ हो गया है, वो फूक गया है फ्यूज, उसके अंदर की जो फ्यूज वायर है वो क्या हो गई है, मेल्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने ज्यादा करंट अपने अंदर बुला लिया हो, या फिर मे बी कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे करंट ज्यादा आ गया हो और फ्यूज जो है वो ब्लोन ऑफ हो गया हो। तो फ्यूज एक तरीके का सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि आपके अप्लायंसेस को जलने से बचा लेता है। इंसुलेशन प्रॉपर चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम कि भैया कभी आपस में टच ना हो जाए लाइव और न्यूट्रल वायर, तो उसके लिए आपको इंसुलेशन टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। लगभग मैंने सारे वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड 2023 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है बाय डेफिनेशन। मैंने यहां पर सब चीजों को ले आया हूं, बाय डायग्राम सब चीजों को ले आया हूं, बाय कॉन्सेप्ट्स मैंने सब चीजों को रिवाइज आपको करवा दिया है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हो, और साथ ही साथ वो अभी फ्लैश भी हो रहा होगा एंड स्क्रीन के ऊपर। पीछे एक प्यारा सा कोट लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं फटाफट से। अपॉर्चुनिटीज डू नॉट हैपन, यू क्रिएट देम। यस, अगर आप सोचते रहोगे, बैठे रहोगे कि भाई खुद से चल करके कोई चीज आपके पास आएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको उस लायक होना पड़ता है कि आप अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट कर सको, खुद पा सको। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम करते हैं आज के इस लेक्चर को विराम। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।